चलिए बताइए। फिरौती मांग रहे हो सर पैसे? हाँ फिरौती मांग रहे हो आप? नहीं देखो भैया, मैं पेंशनर आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब किसी तरीके से हैंड टू माउथ चल रही है। मुझे पेंशन मिलती है 1,40,000, उसमें से 30% चला जाता है इनकम टैक्स स्ट्रेट अवे। अच्छा 1,40,000 तो इसके मतलब ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार तो इनकम टैक्स में 1 लाख हाथ में आता है। हाँ प्लस 39,000 रुपीज़ मिलता है फ्री ऑफ इनकम टैक्स बाय द गवर्नमेंट, बाय सुप्रीम कोर्ट, ताकि एक सर्वेंट एंगेज करने के लिए। अच्छा बस इतना। ऐसे मेडिकल मुझे फैसिलिटी फ्री है, अच्छा बट आजकल भाई महंगाई है, हर चीज़ के खर्चे हैं, तो आई नीड टू सप्लीमेंट माई इनकम इन सम वे। अच्छा। उस पर भी तुमसे डिस्कस करेंगे भाई, हमारा कुछ बताओ, जुगाड़ बताओ तो कोई। आजकल तो स्टार्ट है, ये स्टार्ट है पूरा, क्या ये कैमरा ऑन है, ये पेमेंट वाली बात भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ अब आप बताओ, आजकल आजकल इसमें के क्या? जजों के पास तो पैसे बोरा भर भर के मिल रहे हैं, आप कहाँ पीछे रह गए जस्टिस काटजू साहब? हाँ देखिए ऐसा है, हम आपको किस्सा बताएं। हाँ मैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह लॉयर से मैंने कहा कि देखो भाई, तुम लोग कभी मुझे रिश्वत ऑफर तक नहीं करते हो, इतना मुझे गया बीता समझते हो, कभी तुम लोगों ने ऑफर ही नहीं। हो सकता इतना 10-20 करोड़ ऑफर करो, मैं मतलब उस टेम्पटेशन में है, मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मगर तुम लोग तो इतना मतलब सच ए गॉन केस, इन्हें बेकार, इन्हें होपलेस केस मान लिया मुझे, कि कभी तुम लोगों ने ऑफर ही तक नहीं किया। अच्छा मुझे कोई ऑफर ही नहीं करता, कभी कोशिश तो करो, हो सकता मैं एक्सेप्ट कर लूँ, सकम कर जाऊँ टेम्पटेशन के सामने में, मैं सरेंडर कर जाऊँ, मगर तुम लोग कभी ऑफर ही नहीं, तुम्हारा तो ये मैं नहीं करता। तो क्यों नहीं करते थे आपको ऑफर? क्या आप इसलिए डरा नहीं देते करते क्या? थे क्योंकि वो मुझे मानते थे ये मनफिरा आदमी है, अगर ऑफर किया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला के कहीं जेल वेल ना भेज दे, भैया इसका कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा मनफिरा आदमी है, मुझे तो लोग मनफिरा समझते हैं, तो लिहाजा मुझे ऑफर ही नहीं करते हैं। हाँ तो इस कारण आप पेंशन पे डिपेंड रह गए पूरा? बस अब पेंशन पे थोड़ा सा ये, और इधर उधर कहीं। तो अब आप पैसे की जरूरत का है सुप्रीम कोर्ट के अरे जज के पैसे पास? की जरूरत क्यों नहीं है यार, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज इतने खर्चे हैं दिल्ली में। पेंशनर्स पैराडाइज पे चल रहा है, इसी पे चल रहा है काम किसी तरीके से। अच्छा अच्छा। अब वो भाई और भी जजेस हैं जिनके पास 10-10 फ्लैट हैं, वो क्या क्या, अब उनकी मैं मुझसे मत पूछिए, अब वो जाने उनका काम। मगर कौन सबसे अमीर दोस्त कौन है आपका जजेस में? अरे छोड़िए, ये सब कहाँ, ये सब चक्कर में पड़े हैं हम। जस्टिस वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा को पूरी फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, इलाहाबाद के हैं ये भी, और इनके फादर भी जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, बल्कि मेरे कॉलीग थे। मैं जब 91 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बना, तो पहले उन्हीं के साथ में बैठा, वो बहुत सीनियर थे, मैं तो नया नया जज बना था, मगर हमारी बेंच एक साथ बनी उसी टाइम। जस्टिस एन वर्मा, तो बहुत उनकी अच्छी रेपुटेशन थी। एन वर्मा के बड़े भाई एस.एन. वर्मा साहब को ऑफर हुई थी जॉर्जी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर ली क्योंकि बहुत अच्छी वकालत थी। वो मेरे, ये दोनों, इनके फादर और अंकल मेरे चाचा जस्टिस बी.एन. काटजू जो चीफ जस्टिस हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आपके अंकल जो थे, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। और इनके यशवंत वर्मा के दादा, वो भी शायद मिस्टर एस.एन. वर्मा थे, वो मेरे दादा डॉक्टर के.एन. काटजू के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो भी दोनों बड़े वकील थे। तो इनकी परिवार को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने एक बार यशवंत वर्मा को मैंने मैसेज भेजी, मैंने कहा कि देखिए इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वीरस्वामी केस में, कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एफआईआर या पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है विदाउट परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वीरस्वामी के केस में। तो मैंने यशवंत वर्मा को मैसेज भेजी कि देखो, तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखो कि आई वॉलंटियर, आप प्लीज़ परमिट कर दीजिए पुलिस को मेरे खिलाफ एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सॉरी, आप यू योरसेल्फ वॉलंटियर, तो जहाँ ये आप करेंगे तो फौरन
जो आपके अगेंस्ट सस्पिशन है ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका दामन साफ है, आप कहिए कि साहब ये मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, प्लीज़ परमिट कर दीजिए पुलिस को कि मुझे मेरे खिलाफ FIR करके और मुझे इन्वेस्टिगेट करें। खुद ही वॉलंटियर करोगे, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। अब वो उनको कुछ वकील हैं उनके जो जैसा समझा रहे हैं वो, अब उसके बाद वो तो जवाब मुझे भी नहीं देते हैं। एक दो बार फ़ोन किया। अच्छा, किया आपने कॉल उनको? हाँ, उसके बाद फिर नहीं देते, कोई कांटेक्ट नहीं। उनके एक कज़न ब्रदर हैं अरविंद वर्मा, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे एक दो बार मैंने बात करी, वो भी अब फ़ोन नहीं उठाते हैं। आई डोंट नो। और मैंने एक आर्टिकल ये लिखा कि देखिए ये 15 करोड़ 50 करोड़ जो भी कहते हैं कैश मिला बड़े बड़े बैग्स में, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अगर किसी जज को इतनी बड़ी रकम लेनी है रिश्वत में, तो वो लेगा दुबई में या सिंगापुर में या लंदन में, जहाँ पकड़ा न जाए। ये मुझे बड़ा मुश्किल है मानना कि वो अपने ही आउट हाउस में लेगा जहाँ बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि उधर वो सर्वेंट क्वार्टर वोटर भी होते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस में के हाउसेज में रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट जजेस के हाउसेज में पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं और वहाँ कुछ आउट हाउसेज भी होते हैं। सर्वेंट कोर्ट जो सर्वेंट घर में काम वाम करते हैं उनको उन्हीं के घर के पीछे उनके भी सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। और वो कुछ स्टोर हाउस जहाँ कुछ सामान स्टोर करना है वहीं ये पाया गया। अच्छा, तो ये मुझे मानना बड़ा मुश्किल लगता है कि इतना 15 करोड़ कोई 50 करोड़ की कितना है, इतनी बड़ी रकम लेनी है तो फॉरेन कंट्री में लेगा जहाँ पकड़ा न जाए, कि वो लेगा यहाँ जहाँ अपने। तो आप बचाव तो नहीं कर रहे हो, आप जानते हो इसलिए उनका? नहीं, मैंने कहा कि मुझे ताज्जुब है। आप देखिए, मैंने ये भी कहा उस आर्टिकल में कि देखिए कुछ आई एम बायस्ड टू सम एक्सटेंट इन फेवर ऑफ यशवंत वर्मा, क्योंकि इनकी फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जानते हो इनकी फैमिली, मेरी फैमिली बड़ी क्लोज थी इलाहाबाद में, तो इसलिए हो सकता है मैं बायस्ड हूँ उसके फेवर में। मगर फिर भी मैं एक भ्रष्ट जज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर भ्रष्ट है तो ठीक है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, मगर भ्रष्ट है कि नहीं इसके लिए पहले अच्छी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने कंफर्म तो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी कमेटी, कोई पुलिस तो है नहीं, तो 3 जजेस हैं। हाँ। उन्होंने जो भी उनके सामने मटेरियल आया उसके बेसिस कहा कि प्राइमा फेसाई केस बनता है। मगर ये सुन लिया प्राइमा फेसाई केस, कोई नॉट अ फाइनल कन्विक्शन। तो अब या तो जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब है ये परमिशन दे, अभी तो हुआ नहीं कुछ। नहीं, आई थिंक अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले हैं, तो शायद हो सकता है उनके इम्पीचमेंट के लिए हो जाए उनका। आई डोंट नो, ये वो एक तरीका है इम्पीचमेंट, और दूसरा तरीका है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन दे दें पुलिस को टू FIR करके इंक्वायरी करें। अब देखिए क्या होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक तरफ तो मैं भाई देखिए भ्रष्ट जज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मैंने अक्सर भ्रष्ट जजेस के खिलाफ कार्रवाई भी करी है जब मैं चीफ जस्टिस था, और 3 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था। साथ में ये कुछ थोड़ा सा मेरा है उनके फेवर में बायस, आप समझिए या जो भी समझिए, वर्मा के फेवर में, क्योंकि मेरे फैमिली रिलेशन है। हाँ, बहुत पुराना, कई पीढ़ियों का है रिलेशन। अच्छा, तो सर अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सीज फायर भी हो गया, क्या ओपिनियन है आपका? देखिए हम लोग जश्न मना रहे हैं कि हम लोग की फतेह हुई, जीत हुई। हमने देखा यूट्यूब पे कि जुलूस निकल रहे हैं और जश्न मनाए जा रहे हैं कि क्या हमारी फतेह हुई। उधर पाकिस्तान में पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि उनकी फतेह हुई। अच्छा देखिए, हकीकत क्या है कि फतेह हुई है ये जो फॉरेन आर्म्स कंपनीज हैं जो हथियार बनाती हैं, उनकी फतेह हुई, क्योंकि उनकी और बिक्री होगी और खूब कमाएंगे वो, प्रॉफिट मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि देखिए हकीकत है ना, हमारे फौज के पास अपने हिंदुस्तान के बनाए हुए हथियार हैं न पाकिस्तान, सब फॉरेन कंट्री से खरीदे हुए हथियार हैं। ये जो जैसे रफाइल जेट है, ये फ्रांस से खरीदा, कोई हमने थोड़ी बनाया। वैसे ही टैंक्स हैं,
आर्टिलरी है, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, सब भी बाई एट वेरी हैवी कॉस्ट, बड़े महंगे होते हैं। मैक्सिमम आप थोड़ी सी राइफल मशीन गन बना दें, मगर हैवी वेपन सब आपको खरीदने पड़ते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, न पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, तो बड़े भारी दाम पे खरीदे जाते हैं। जो पैसा आपकी जनता के कल्याण के लिए लगना चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए लगना चाहिए, वो पैसा जाता है ये फॉरेन आर्म्स खरीदने में। तो जीत उनकी हुई है, अब और बिकेंगे हथियार। आप लोग, तो मैंने कहा ना कि अब बंदर हैं, हिंदुस्तानी भी बंदर हैं, पाकिस्तानी भी बंदर। मदारी बैठा हुआ है वॉशिंगटन में या लंदन में, कहाँ वो आपको, जैसे आपने बचपन में देखा हो गया, मदारी आता है बंदरों को लेकर लड़वा रहा है। अरे आप भी गरीब मुल्क हैं, पाकिस्तान भी गरीब मुल्क है, दो गरीब लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? बल्कि उनको तो हाथ में हाथ मिला के, जो कॉमन एनिमी है वो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, स्वास्थ्य लाभ का अभाव, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन। ये हमारे दुश्मन है, हम दोनों के दुश्मन हैं। तो हम लोग को तो एक यूनाइट होके ये कॉमन दुश्मन से लड़ना चाहिए, मगर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि हमको लड़वाया जा रहा है। जो मदारी बैठा है विदेश में, किसको कह रहे हो आप मदारी? अरे भाई ये डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इवन चाइना है। चाइना भी बहुत हथियार बेचता है। अच्छा सर, एक बात बताओ आप, ये अमेरिका हमारे फैसले कब तक करता रहेगा? हाँ, कांग्रेस सरकार में भी, अभी भी, मतलब, और डोनाल्ड भाई ट्रम्प। देखिए, अब आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए समझाने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि बड़ी गहरी चीज़ बताऊंगा जो कोई आपको नहीं बता पाएगा। यहाँ सब सुपरफिशियल बातें, लफाजी होती है, जिसके पास आप इंटरव्यू करने जाइए, इधर उधर की हवा में बातें। मैं असल बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बता पाएगा पूरे हिंदुस्तान में, क्या शायद दुनिया में नहीं बता पाएगा। अब सुनिए, देखिए, ये दुनिया वास्तव में दो दुनिया है। पहले ये समझ लीजिए, कौन सी दो दुनिया? एक तो वर्ल्ड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें आती है नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब चाइना भी उनके रैंक्स में आ गया। ये डेवलप, ये एक दुनिया। दूसरी दुनिया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें आपका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड जापान, और अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये सब दूसरी दुनिया। अच्छा, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें एक बड़ा सख्त रूल है, मगर बड़ा सीक्रेट है, वो कभी ओपनली बताएंगे नहीं आपको। वो ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज एट एनी कॉस्ट। क्यों? अब यहाँ आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स में जाना होगा। अगर आपको दुनिया में क्या हो रहा है समझना है तो आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझनी होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ कि क्यों ये डेवलप कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज भी डेवलप हो जाए। क्योंकि हो सकती है, इंडिया के पास बहुत इंजीनियर्स, मैं तो अमेरिका जाता रहता हूँ अक्सर, भरे हुए हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी, मुझे बहुत बुलाया जाता है टू गिव टॉक्स। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भरे हुए हैं अमेरिका में। सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में, ये जहाँ ये कंप्यूटर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, वहाँ सब भरे हुए इंडियंस बहुत। वी हैव गॉट ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट। तो 15-20 साल में वी कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री लाइक चाइना और यूएसए। क्यों नहीं हो रही? अब पहले आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं होने दिया जाएगा। अब समझिए क्यों। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर जो होता है, जैसे फैक्ट्री है, कोई कारखाना, जो मजदूरों को वेतन दिया जाता है, वो कॉस्ट ऑफ लेबर, वो बड़ा भारी हिस्सा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो अगर कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो आप अपना माल बेच सकते हैं सस्ते दाम पे, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। ये वेस्टर्न कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लेबर इज वेरी हाई, बहुत हाई है। अच्छा, अब देखिए, मार्केट में कंपटीशन होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है, बम और गोलियों और तलवारों से नहीं, बट बाय अंडर सेलिंग, यानी वही हाई क्वालिटी माल बेचना बट एट ए चीपर प्राइस।
आप अगर वही माल बेच रहे हैं 5 रुपए का और बगल में मेरी दुकान है, मैं वही माल बेच रहा हूँ 10 रुपए का, तो क्या होगा? धीरे धीरे सारे मेरे ग्राहक मुझे छोड़ के आपके ग्राहक हो जाएंगे, एंड आई विल बी एलिमिनेटेड, यू विल एलिमिनेट मी बाय अंडरसेलिंग मी। ठीक है। अब देखिए, आपको उदाहरण दे कि चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 में, आप जानते हैं उसके पहले 1949 के पहले चाइना बड़ा गरीब मुल्क था। 95% चाइनीज 1949 के पहले बड़ी गुर्बत में रहते थे, टेरिबल, गरीब किसान थे, चिथड़ों में रहते थे, खाने को नहीं मिलता था। मगर 1949 के भी जो लीडर्स पावर में आए, उन्होंने एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट किया चाइना में, जो अभी भी ग्रो कर रहा है। अच्छा, ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस। अच्छा, अब वो मैसिव इंडस्ट्रियल बेस इन चाइना कपल्ड विद द चीप लेबर अवेलेबल इन चाइना, इससे चाइनीज अब दुनिया को अंडरसेल कर देते हैं। अच्छा। जैसे मैं बहुत जाता हूँ अमेरिका, वहाँ जो सुपरमार्केट्स हैं भरे हुए चाइनीज गुड्स से। वही माल जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर बना सकता है, वही चाइनीज मैन्युफैक्चरर बनाएगा आधे दाम पे, क्योंकि उसका लेबर चीप है। यू सी, एवरीथिंग टर्न्स ऑन कॉस्ट ऑफ लेबर। वंस यू बिल्ड अप अ मैसिव इंडस्ट्रियल बेस, एक बार जब आप बड़ा भारी औद्योगिकरण कर दें, तो हर चीज़ फिर इसी पे डिपेंड करेगी कि कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगा। और जो मुल्क में सस्ता लेबर है, उसको डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ओवर कंट्रीज विद एक्सपेंसिव लेबर, क्योंकि वो लोअर प्राइस पे बेच सकता है अपना माल। अब हिंदुस्तान अगर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट कर दे, हमारा लेबर बहुत चीप है, तो एक मॉडर्न, जैसे चाइना ने क्रिएट कर दिया मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, हम भी एक क्रिएट कर दें, मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट हो जाएं, तो क्या होगा? ये सारी वेस्टर्न इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो ये सर कहने से थोड़ी ना होता है कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले बोलने दीजिए, इंटरप्ट बाद में कीजिए, पहले बात सुनिए, तो समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा, अभी नहीं सवाल पूछिए। अब देखिए, अगर इंडिया भी एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट हो जाए, तो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं फेस कर पाएंगी। हम उनके आधे या एक तिहाई दाम पे वही हाई क्वालिटी माल बेचेंगे, क्योंकि हमारा लेबर चीप है। तो सारी वेस्टर्न इंडस्ट्रीज, अमेरिका की, यूरोप की, सब कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि उनका महंगा माल कौन खरीदेगा? वहाँ लेबर बहुत बहुत महंगा है। मैं जाता हूँ वहाँ पे, जहाँ ठहरता हूँ रिश्तेदारों के साथ, जो सफाई की औरतें आती हैं, जैसे हमारे यहाँ जमादार आता है कूड़ा सफाई करने के लिए, वो मोटर कार पे आती है। अच्छा। आपका कोई जमादार ऐसा है कि जो मोटर कार पे आया आपके यहाँ? दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अब आप अगर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट कर दें इंडिया में, जिसकी पूरी पोटेंशियल है आपके पास, क्योंकि आपके पास सारे इंजीनियर्स वगैरह हैं, टेक्नीशियंस हैं, बड़ी ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट, तो कोलैप्स कर जाएगी इनका महंगा माल कौन खरीदेगा? तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ये डेवलप कंट्रीज में। तो क्या ऐसा होने देंगे? नहीं, जी जान लगा देंगे ऐसा ना होए। और कैसे रोकेंगे इसे? रोकने का तरीका है कि हिंदुस्तानियों को लड़वाओ, मज़हब के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, आपस में लड़वाओ इनको। अब आपको समझ में आया, अब जैसे ये पहलगाम में क्या हुआ इंसिडेंट, अब आप समझ पाएंगे पहलगाम में क्या चक्कर क्या है। अब वो क्या था कि वो जो लोग आए, उन्होंने हिंदुओं को सिलेक्टिवली मारा। अच्छा, नतीजा क्या होगा कि हिंदुओं को नफरत हो जाएगी मुसलमानों से, कि ये सब बदमाश कौम है। यही खेल है उन लोग का, डेवलप कंट्रीज का, कि हिंदू मुसलमान लड़े। नहीं है तो यही सब। अब देखिए, अब क्योंकि जैसे जो पहलगाम में आए थे लोग, कौन थे? इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, उनको हथियार किसने दिया, उनके मास्टरमाइंड कौन थे, कहाँ थे, कुछ नहीं मालूम। वो तो जंगलों में गायब हो गए, मार के 26 हिंदू टूरिस्ट को मार के वो जंगलों में गायब हो गए। वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, आपको आते ही नहीं पकड़ना। तो लिहाजा पूरा खेल था कि हिंदू मुस्लिम लड़े, इंडिया पाकिस्तान लड़े, और यही खेल है डेवलप कंट्रीज का, ताकि इंडिया नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। ये परिवर्तन, जो महान परिवर्तन हमको हमारे लिए आवश्यक है, हम ये परिवर्तन करें, क्योंकि जब तक हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बनेंगे, हम कभी अपने मुल्क की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये सब दूर नहीं कर पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा, देखिए, हमारा लक्ष्य है कि हम इंडिया को एक परिवर्तन करके, ट्रांसफॉर्म करके मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनाएं। डेवलप कंट्रीज़ का इंटरेस्ट है कि ऐसा न होने पाए,
हमको पिछड़ा और गरीब रखा जाए। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंटरेस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। वो पूरा जी जान लगा देंगे कि आप लोग लड़ते रहे आपस में। अब आजकल क्या हो रहा है, जो माहौल है भाई, मैंने तो कई बार कहा कि भाई 90% इंडियंस आर फूल्स, इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। आप क्यों कहते हो बार बार ये बात कि 90% भारतीय बेवकूफ है? सिंपल सी चीज़ है, जब ये वोट देने जाते हैं इलेक्शन में, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन, कुछ नहीं, भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, कुछ नहीं, इस सब से कोई मतलब नहीं, ये कोई इशूज ही नहीं मानती है। बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये कोई इशू नहीं है। इशू क्या है? जात, बिरादरी, और उसी पे वोट देगा। तो ऐसे आदमी को मैं इडियट नहीं कहूँ, क्या कहूँ? आपने जब ये पिछली बार 2014-15 में कहा था, तब से संख्या थोड़ी बढ़ी है या घटी है? बढ़ गई है अब। और देखिए, अब देखिए कितनी आसानी, अब आप ये जो आज के माहौल है, ये पहलगाम का इंसिडेंट के बाद जो हुआ है, चिल्ला रहे हैं आप लोग कि फतेह हो गई, फतेह हो गई। अरे भाई, किसको तुमने मारा? पाकिस्तान भी गरीब लोग हैं, वो बेचारे गरीब आदमी तुम पीट रहे हो, तुम कह रहे हमने खूब मारा है। और वो क्या कि वहाँ देखिए, वहाँ मैंने जो इंटरनेट पे आप देख लीजिएगा, पानी की किल्लत है, वाटर शॉर्टेज, और झगड़े हो रहे हैं कस के बिटवीन सिंधीज एंड पंजाबीज ओवर वाटर। वैसे ही बहुत कमी है, पानी की शॉर्टेज है। अब आप कह रहे हैं इंडस वाटर बंद कर देंगे तो इन्हें क्या करबला बनाना है उसको? आपको करबला का सुना होगा आपने, हजरत मोहम्मद के जो नवासे थे, हुसैन, वो अपनी टोली लेके गए करबला में, वहां उनको रोक दिया गया, उनका पानी काट दिया गया, और बेचारे मर गए, बड़ी दुर्दशा हो गई उनकी। जोरबाग के पास में करबला मस्जिद भी है ना अपने यहाँ। अरे भाई, मैंने कहा कि अब आप कह रहे हैं उनकी पिटाई करेंगे। अरे भाई, वो ऑलरेडी गरीब आदमी, बुरा हाल है इन्हें पाकिस्तानियों का, आम जनता 90% पाकिस्तानी, बहुत, आई एम वेरी सॉरी, बहुत बुरा हाल है उनका। तो सर, इसका क्या सोल्यूशन है फिर टेररिज्म का? आतंकवाद का कोई तो सोल्यूशन निकाले ना। मैंने आपको बताया, आप सुन नहीं रहे थे, उसकी सारा इंटरव्यू बेकार हो गई। नहीं, मैं सुन रहा था। नहीं, कुछ नहीं सुना तो फिर नहीं, मैंने सारा सुना। समझे नहीं? नहीं, मैं ये टेररिज्म आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ना। हम आपको बता रहे हैं कि पूरा खेल है, मदारी बैठा है वॉशिंगटन में या लंदन में, कहाँ वो लड़वा रहा है। ये आतंकवाद इज नथिंग बट दिस। पूरा खेल है कि साहब वो ब्रांड कर दो कि सारे पाकिस्तान। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ 22 अप्रैल को हुआ ना, अच्छा, उसके कुछ मिनटों बाद टीवी स्क्रीन में आया कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अरे भाई, क्या सबूत है उसका कि पाकिस्तान ने किया है? वो मैंने कहा ना कि वो इंग्लिश लिटरेचर की आपको 2 इंसिडेंट बता दें, स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो था, शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। तो उसमें क्या हुआ कि जूलियस सीजर की जब हत्या हुई रोम में, तो रोम के लोग बड़े नाराज हुए उसके हत्या पे, और निकले सड़कों पे ढूंढने, जो कातिलों को ढूंढने के लिए निकले। तो उनमें से एक कातिल था जिसका नाम था सिना, CINNA, सिना। अच्छा, उन्होंने, ये जो भीड़ थी, रोमन मॉब, इन्होंने पकड़ लिया एक आदमी को, उसका भी नाम सिना था, मगर सिना कवि था, वो सिना द पोएट था। और वो चिल्लाने लगा, ऐसा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो सिना द पोएट हूँ, मैं सिना ऐसे नहीं हूँ, हत्यारा नहीं। तो वो जो रोमन मॉब थी, उन्होंने कहा ठीक है, देन हैंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, ये बुरी शायरी, बुरी कविता लिखता है, तुम मार डालो बेचारे को। ये क्या कहे कि बुरी शायरी, यानी जो मॉब मेंटालिटी होती है, इमोशनल, जज्बाती होती है, रैशनल नहीं होती कि हमको मारना है। अब किसको, किसी न किसी को मारना है। कोई आपने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, आपने कहा कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, वो उसकी पिटाई शुरू कर दी कि पाकिस्तान ने किया, जबकि कोई आपको। अच्छा, दूसरा एक कहानी है, कहानी क्या, वो एलिस इन वंडरलैंड एक किताब है, आपने बचपन में शायद पढ़ी हो, लुइस कैरल की। तो उसमें एक क्वीन ऑफ हार्ट्स है, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स के सामने जिसको लाया जाता है, तो कहती ऑफ विद हिज हेड, सर काटो उसे। अच्छा, तो किसी ने कहा सर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दीजिए, मुकदमा चलाइए उस पर। बोले नहीं, वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो।
तो आप लोग ऐसे बिहेव किए कि साहब जांच की किसने किया ये हरकत, जो 26 हिंदुओं को मारा गया, ये बाद में होगी, जांच बाद में होगी, पहले पाकिस्तानी को मारो, जैसे क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कहा। अरे भाई, तो सर ये हाफिज सईद वगैरह करते तो रहते हैं हमारे यहाँ पे हमले वगैरह, आतंकवाद फैलाते तो हैं, तो इनके ठिकानों पे तो हमारे को डिफेंड करना तो पड़ेगा ना। आपको बता रहा हूँ कि ये सही बात है, कई बार किया है इन्होंने, ये दहशतगर्दी करी है, जैसे कि बॉम्बे में हुआ था 26/11 का इंसिडेंट। नो डाउट उसमें वो अजमल कसब पकड़ा भी गया है पाकिस्तानी, और तो मारे गए, तो वो नो डाउट वो पाकिस्तानियों ने कहा, तो कुछ हाथ जरूर किए हैं इन्होंने दहशतगर्दी, मगर इस वाकये में इस वाकये को किसी हाफिज सईद ने कराया, किसने कराया, इसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा। इस इंसिडेंट की बात करिए, पहले किया है, ये बात सही है, पहले टेररिस्टों ने, ये पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप्स ने किए हैं कई ऐसे इंसिडेंट्स, मगर आपको पूछना इस इंसिडेंट के बारे में, इस वाकये के बारे में, अब इसमें कुछ मालूम ही नहीं है आपको, आपने पहले शुरू कर दिया। आपने कल का स्टेटमेंट सुना सर ट्रम्प का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं टिम कुक एप्पल सीईओ को कहता हूं कि यहाँ पे फैक्ट्री ना लगाएं हिंदुस्तान में, यहाँ पे कुछ नहीं बिकने वाला। देखिए वो तो ट्रम्प का कहना है कि मैं अपने अमेरिकन पब्लिक का हित देखता हूँ, और फैक्ट्री अगर अमेरिका में वो लगे तो रोजगार मिलेगा अमेरिकन को, मगर फैक्ट्री इंडिया में लगे तो इंडियंस को रोजगार मिलेगा। वो चाहता है कि अपने मुल्क का भला करना, उसकी पूरी पॉलिटिक्स है कि अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिकन पब्लिक्स को रोजगार मिले, अच्छा वेलफेयर मिले, जो चीज मिल सके मिले। तो उस पॉइंट जो मुझे समझ में आया, ये जो है कि फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, कहाँ अमेरिका में लगेगी, यहाँ से अगर ले जाएंगे तो अमेरिका में लगाएंगे। हालांकि वो सुना वो टिम कुक ने मना कर दिया, उसकी बात नहीं मानी है शायद। नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो टिम कुक कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, पर मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फैक्ट्री ना लगाएं। हाँ, मगर उसका जवाब आया टिम कुक का कि नहीं, हम यहीं लगाएंगे, इंडिया में लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ रीजन वही बात जो आपने बताई वो बात, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लेबर कम है। देखिए हर चीज टर्न करती है कॉस्ट ऑफ लेबर। अमेरिकन लेबर बहुत महंगा है, अमेरिका में वो फैक्ट्री लगाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ लगाने में तभी तो बहुत सारी अमेरिकन फैक्ट्री चाइना में चली गई, क्योंकि एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ लेबर इन अमेरिका चाइनीज लेबर सस्ता है। हाँ, ठीक और बात बहुत है। सारी यहाँ आ गई क्योंकि यहाँ कॉस्ट, देखिए कंपनी तो प्रॉफिट देखता है, वो ना ट्रम्प की बात सुनेगा ना किसी की बात सुनेगा, वो देखेगा किसमें हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तब होगा जब कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा। ये भी है। सर थोड़ा जुडिशरी की बात करते हैं आपके महकमे की। अभी BR गवई साहब स्worn इन हुए हैं, उस संजीव खन्ना जी गए हैं, और उससे पहले वाले भाई साहब थे DY चंद्रचूड़, जिनको आप कहते थे कि ये तो कैरियरिस्ट है फुल, और आपने फिर एक इंटरव्यू में भी एक उदाहरण भी दिया सर फ्रांसिस बेकन का, जिसमें आपने कहा, जो लॉ चांसलर थे इंग्लैंड के, कि भाई ए मच टॉकिंग जज इज लाइक इल टू सिंबल, कि ज्यादा बोलने सिंबल जो बेसुरा बाजा, हाँ, ज्यादा बोलने वाला जज बेसुरे बाजे के जैसा होता है। तो आप इंडियन जुडिशरी को किस तरीके से देखते हैं अभी, और स्पेशली जब ये पीरियड चल रहा है कि एक टाइम पे DY चंद्रचूड़ हैं, फिर संजीव खन्ना आए हैं, फिर BR गवई स्worn इन हुए हैं, मतलब संजीव खन्ना कल ही गए थे, और उन्होंने कहा भी कि मैं कोई ऐसा पोस्ट नहीं लूंगा आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए पहले आपको जरा, देखिए हम बहुत गहराई में जाते हैं, आपको पहले समझना है जुडिशरी का क्या काम होता है, व्हाट इज द, क्यों जुडिशरी रखी जाए। भाई आखिर जुडिशरी में बड़ा खर्चा होता है, जजेस की सैलरी देना, उनका स्टाफ की सैलरी देना, फिर बिल्डिंग बनाना, सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं कि कोर्ट बिल्डिंग और चेम्बर, ये वो बड़ा खर्चा। तो क्यों ना ये सब जुडिशरी ख़त्म किया जाए और सारा ये पैसा लगाया जाए जनता के वेलफेयर में, जनता के स्कूल हॉस्पिटल में लगाया जाए। क्या ज़रूरत है इस जुडिशरी की? इसका जवाब देखिए, ज़रा इसको समझिए, इसका जवाब ये है कि इट इज़ इन द नेचर ऑफ थिंग्स कि हर समाज में
कुछ जनता में आपस में झगड़े होंगे, देयर विल बी डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल एंड डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल एंड द अथॉरिटीज। ये स्वाभाविक है, ये हर समाज में कुछ लोगों में आपस में झगड़े होंगे, होना ही है, और या पीपल में एंड अथॉरिटीज में। तो एक ऐसा फोरम की ज़रूरत होती है जहाँ ये डिस्प्यूट्स पीसफुली रिजॉल्व हुए, अन्यथा ये डिस्प्यूट बम और गोली और तलवार से रिजॉल्व होंगे। अब देखिए, कोई आदमी, एक ज़मीन का झगड़ा है उसका किसी उसके पड़ोसी से, वो कहता है मेरी ज़मीन है, पड़ोसी कहता है नहीं मेरी है, तो वो कोर्ट में केस फाइल करता है अपने वकील के थ्रू, नोटिस जाती है ऑपोजिट पार्टी को, वो ऑपोजिट पार्टी भी हाजिर होता है कोर्ट में, दोनों के वकील बहस करते हैं, अपनी गवाही देते हैं वगैरह, और फिर जज साहब एक फ़ैसला देते हैं। तो जज किसी के खिलाफ भी फैसला दे दे, फिर भी उसको एक संतोष हो जाता है कि हमको एक सुनवाई का मौका मिला, तो ठंडा हो जाता है। वरना अगर सुनवाई का मौका नहीं दे आप देंगे तो फिर वो ही विल रिजॉर्ट टू वायलेंस, हिंसा करेगा, बम और गोलियां चलेंगी फिर। ठीक बात है। ये पर्पस है जुडिशरी का कि टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। और हर समाज में, अगर आप इतिहास पढ़े हों, हर समाज में प्राचीन काल से एक जुडिशरी रही है। अगर आपको एक दो उदाहरण दें कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनके कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। आपने शायद सुना है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल थे। जब अलेक्जेंडर मरा तो जो ईस्टर्न एम्पायर सेल्यूकस निकेटर को दिया गया, 318 BC के आसपास। ऐसे ही तो सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर मेगास्थनीज आया पाटलिपुत्र, जो मगध का कैपिटल था, और उसने स्टडी किया वहाँ की कंडीशन, और जुडिशरी को भी स्टडी किया, और ग्रीस वापस जाके उसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। उसमें उसने जुडिशरी फंक्शनिंग का भी मेंशन किया, आप गूगल में देख लीजिएगा। हाँ। इसके मतलब उस जमाने में भी हर समाज में जुडिशरी के बगैर कोई समाज काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि फिर बम और गोलियां चलेंगी रात दिन। जहांगीर का भी तो जहांगीर का आपने सुना होगा, वो चेन ऑफ जस्टिस बड़ा मशहूर था। कि वो कोई आया, किसी की फरियाद थी तो वो चेन खींच ले तो जहांगीर खुद हाजिर हो जाते थे। मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। तो बिना जुडिशरी के कोई समाज चल नहीं सकता, क्योंकि वरना फिर गोलियां, बम, तलवार चलेंगी, झगड़े तो होंगे। तो पर्पस ये ऑफ जुडिशरी ये होता है कि टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। अच्छा, आप समझे ना, आप दिस इज द पर्पस ऑफ जुडिशरी। मगर अब देखिए, इसमें लिए ये जरूरी है कि एक तो जज ईमानदार हो, कानून जानता हो, दोनों पक्षों को सुने और निष्पक्ष न्याय दे, ईमानदारी का फैसला दे, तब तो जनता का भरोसा होगा ऐसी जुडिशरी पे। मगर अगर जज साहब बैठे रिश्वत ले रहे हैं, ये मशहूर हो गया मानिए। अब देखिए, शांति भूषण साहब थे, बहुत बड़े वकील थे, वो पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रह चुके थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, आज से कितने साल हो गए, तो मर भी गए वो, 2008 या 2009 के आसपास। उन्होंने कहा कि प्रीवियस 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उसमें से 8 डेफिनेटली करप्ट थे। अच्छा। और 2 के बारे में संदेह है कि करप्ट थे कि ईमानदार थे, और 6 डेफिनेटली ईमानदार थे। यानी ज़्यादा, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। उन्होंने नाम दिए उनके, इन सील्ड एनवेलप सब सुप्रीम कोर्ट को दिया कि ये देखिए। और कौन कह रहा है? फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर वेरी सीनियर लॉयर, वो कह रहा है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं कह रहा है। तो क्या इसके मतलब कितना भ्रष्टाचार आ गया है जुडिशरी में? हाँ, ये भी है। और उसके बाद भी, उनके वो एफिडेविट के बाद भी कई जजेस हैं जिनकी बड़ी, जैसे गोगोई साहब की क्या रेपुटेशन रही, लड़कियों के साथ छेड़खानी और न जाने क्या क्या हरकतें करी उन्होंने, क्या नहीं किया। चंद्रचूड़ साहब तो बिल्कुल, उनको 1 पॉइंट प्रोग्राम था किसी तरीके, ही वॉज कैरियरिस्ट, कि मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में न पड़े, तो जो वरना जो फैसला चाहो हम दे देंगे। अच्छा, आपने कहा कि बोलते ज़्यादा थे, वो बोलते ज़्यादा। आप जब जज थे तब आप नहीं जाते थे क्या? थोड़ा सोशल नहीं होते थे, पार्टी वार्टी या बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं।
जैसे वो देखिए, मीडिया से बहुत इंटरेक्ट नहीं करते नहीं, थे। मैं आपको बताऊं, मैं चीफ जस्टिस मद्रास सॉरी। हाँ। हुआ 2004 में, हम्म। किसी फंक्शन पार्टी कभी नहीं गया, नेवर। हम्म। कोई मंत्री मिलना, वहाँ एडीएम के पावर थी स्टेट गवर्नमेंट में, जयललिता की गवर्नमेंट थी, और सेंटर में डीएमके इन अलायंस विद कांग्रेस। इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट में बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, मगर उसकी बड़ी सहयोगी डीएमके थी, जो जयललिता के विरोधी थे। तो इन लोगों, दोनों पार्टियों के मंत्री मेरे घर आते थे, मद्रास चेन्नई में था। मैंने कहा जरूर आइए और चाय पीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं, डिस्कस करिए। मैं किसी के घर नहीं गया, न जयललिता के घर, न करुणानिधि, आई नेवर वेंट। एक बार क्या हुआ कि जयललिता चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा मेरे पास इनविटेशन लेके कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड है जहां गवर्नर सैल्यूट लेता है मरीना बीच पे, तो चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है आप भी आइए। और आपसे जो पहले चीफ जस्टिस थे वो आते थे रिपब्लिक डे परेड में। मैंने उनसे कहा देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर जी को धन्यवाद दीजिएगा, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, आई एम थैंकफुल, मगर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मेरा सिद्धांत है मैं कहीं फंक्शन में जाता नहीं, तो बुरा न माने। ये मैंने करके मना कर दिया। असल कारण क्या था जो मैंने उनसे नहीं कहा, मगर कारण क्या था, मैं मानिए जाऊँ वहाँ उस फंक्शन में, और वहाँ कोई भ्रष्ट मंत्री मेरे तरफ हाथ बढ़ा दे शेक हैंड करने के लिए, तुम्हें शेक हैंड करना पड़ेगा। कोई तस्वीर, आजकल तो मोबाइल कैमरे में तस्वीर ले ले, वो अगले दिन अखबार में छप जाए, क्या पब्लिक में मेरे बारे में इम्प्रेशन होगा कि यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश हैं जो भ्रष्ट मंत्रियों के साथ मिले हुए हैं। तो बेहतर जाओ ही नहीं। अच्छा, बेटर डोंट गो। अब तो आज बड़े आइसोलेटेड लाइफ हो जाती है जज की, तो मत एक्सेप्ट करिए, आप वकील रहिए, क्या जरूरी है जज होने। चंद्रचूड़ साहब जब से बने, नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के पहले भी, आए दिन किसी, हर दूसरे तीसरे दिन मैंने यूट्यूब पे देखता था किसी फंक्शन में जा रहे हो, भाषण दे रहे हैं, ये ईमानदारी और ये वो लिबर्टी और न जाने क्या क्या। क्या जरूरी है आज तुमको, घर बैठो। मैं जब जज बना इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में, मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि देखो अब तुम जज हो गए, अब तुम घर बैठना सीखो, शाम को निकलना करना नहीं है आपको, आप घर बैठना है। आप देखिए, टीवी देखिए, किताब पढ़िए, फैमिली के साथ रहिए, खेलिए, जज को बाहर नहीं जाना। हाँ ठीक है, कोई रिश्तेदार की शादी वादी वो अलग बात है, अदरवाइज ये फंक्शन में बिल्कुल आपको बंद कर देना। अच्छा, तो ये हुआ सारा। हाँ, ये अनसोशल रिक्लूसिव लाइफ लीड करनी पड़ती है, जैसे हर्मिट की होती है, सन्यासी का जीवन होता है जज का। अच्छा। असल जज का। और नहीं तो आप आजकल तो हाई किस्म के जज होते हैं, क्या बताऊं। कोर्ट में भी तो बहुत कम बोलते हैं सर जज, पर इंडिया वाले जज तो बहुत बोलते हैं। अरे भाई बहुत, देखिए मैं गया इंग्लैंड गया, सुनिए, इंग्लैंड गया, हाई कोर्ट में गया वहाँ देखने के लिए कैसे प्रोसीडिंग में, पिन ड्रॉप साइलेंस। वकील बहुत धीमी आवाज में बहस कर रहा था, जज साहब चुपचाप से सुन रहे थे। हाँ, कभी कभाया उनके मन में कोई सवाल उठे, कोई क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए तो पूछ लेते हैं कि इसके बारे में कुछ समझा दीजिए, वरना पिन ड्रॉप साइलेंस। ये होता है, देखिए जो कोर्ट में एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑफ सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल ठंडा एटमॉस्फेयर, वकील बहस कर रहा है, जज सुन रहा है। कभी कभार आप कोई सवाल पूछ सकते हैं कोई चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, वरना आपका काम है सुनना, और फिर जैसा फैसला आप देना चाहें दीजिए, फैसला तो आपके हाथ में। हाँ, ठीक बात। मगर आपका अब चंद्रचूड़ साहब कोर्ट में आप तो आजकल लाइव भी आता है यूट्यूब में, बोले जाएं। अब वो कैलकाटा में आपको याद होगा कोई डॉक्टर की हत्या हुई थी। हाँ। बड़ा मशहूर केस था, कार सीकर वाला, ये कौन सा वाला? नहीं, हॉस्पिटल में भाई, बड़ा मशहूर था, नाम आप गूगल में देख लीजिए, अभी मालूम हो जाएगा। कैलकाटा डॉक्टर किल्ड। अच्छा, क्या नाम था वो हॉस्पिटल का भी नाम था, बड़ा मशहूर केस था। अच्छा, देखिए कैलकाटा डॉक्टर किल्ड, ये टाइप करिए गूगल में मिल जाएगा। रेप्ड एंड किल्ड, शायद रेप्ड एंड किल्ड। हाँ, वो कार सीकर वाला बता रहे हो क्या? कार सीकर वाला बता रहे हो क्या आप? अरे भाई, कैलकाटा लेडी डॉक्टर रेप्ड एंड किल्ड, रेप्ड एंड मर्डर। आरजीकर।
आरजी कर रेप एंड मर्डर केस, हाँ हाँ आरजी कार जो वाला था वही वाला। बड़ा मशहूर था। हाँ हाँ, अभी जो हुआ है 31-year-old फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर एट आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। अच्छा तो सुनिए, हाँ। अब वो हुआ, ये वाकया हुआ। अब वहाँ तो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हाँ चलिए, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी, इन लोगों को था कि ये ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी क्योंकि पुलिस इज अंडर द तृणमूल कांग्रेस। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक वो है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस, स्टेट पुलिस से लेके सीबीआई को दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसको शुरू कर दी प्रोसीडिंग्स। क्या जरूरत, और वो सवाल चंद चूत पूछ रहे हैं कि भाई ये एफआईआर डिलेड क्यों हुई, इसमें इतना नहीं, ये सब सवाल तो भाई वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछेगा, और जो ट्रायल कोर्ट, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, वो पूछेगा कि एफआईआर में डिले क्यों हुई और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं, ट्रायल कोर्ट बन गए हैं, क्या क्या तमाशा है आप चला रहे हैं, क्योंकि लाइमलाइट में आपको रहना की शौक है कि हम लाइमलाइट में आए। वही ये चंचू साहब का ये हाल था। हाँ। और बक 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 किए जा रहे हैं कोर्ट में। अरे कोर्ट में जज को कम बोलना चाहिए। हमने कहा ना, सर फ्रांसिस बेकन, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, ने कहा अ मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून्ड सिंबल। जो ज्यादा बोलता है जज, वो बेसुरा बाजा जैसे। जज को कम बोलना, आपका काम है सुनना, आप सुनिए और फिर जो फैसला आपके हाथ में है, जो चाहे दीजिए। हाँ ठीक बात है। कभी कभार कोई मानिए पॉइंट आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कभी कभार वकील से पूछ सकते हैं, भाई इसको क्लैरिफाई कर दो, वरना अदरवाइज आप चुपचाप बैठिए, सुनिए। हाँ ठीक बात है। मगर ये बोले जा रहे हैं कोर्ट में, बक 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 की चल, अरे ये प्रॉपर नहीं है जज के लिए। हाँ, तो आपने जैसे कहा कि ये बेसुरे बाजे के जैसे होते हैं ज्यादा बोलने वाले वकील, पर सर एक चीज, ज्यादा बोलने वाले जज वकील का तो काम है बोलना। ज्यादा बोलने वाले वकीलों को आप क्या कहोगे? जेठमलानी साहब और ये बड़े बड़े वकील आपकी कोर्ट में जिरह करते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ तो वकीलों को आपको बहस करने की इजाजत देनी है, क्योंकि भाई उनका काम है। हो सकता है आप में कुछ गलत फहमी है, वो अपनी बहस से हटा दें गलत फहमी, मगर उसमें भी आपको बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि इतने सारे और वकील अपना केस का इंतजार कर रहे हैं। अगर एक वकील 3 दिन तक माथा चाट जाए आपका, तो वो बेचारे वकील जो बैठे हैं उनका क्या, उनकी सुनवाई ना हो। अरे मैं वकीलों से कहता था बहस करो, मगर देखिए टू द पॉइंट बहस करो। मैं आई विल नॉट परमिट इररिलेवेंट आर्गुमेंट्स और रेपुटेशन। आप तो बड़े जल्दी जल्दी केस निपटाते थे। हाँ, इसीलिए मैं कहता था कि देखो आप ब्रीफली बात करिए, मैं बताइए क्या कहना है। बल्कि मैं क्या करता था, सारी फाइलें मैं प्रीवियस इवनिंग घर पे पढ़ के आता था। हर फाइल में छोटा सा नोट था। तो मैं वकीलों से कहता देखो मैंने फैक्ट्स इसके पढ़ लिए प्रीवियस इवनिंग, अब लॉ पे आ जाओ। अब मुझे समझाओ कि तुम्हारा इस पॉइंट पे क्या कहना है। तो मैं डायरेक्टली टू जो क्रक्स ऑफ द केस में आ जाता था। और अगर आप फाइल नहीं पढ़े हैं तो फिर आप उसको समझाना होगा शुरू से। मगर ये बेहतर है जज फाइल पढ़ के आ जाए, तो देन ही कैन पिन डाउन द लॉयर टू द रेलेवेंट पॉइंट। ओके, बी.आर. गवई साहब के बारे में क्या ओपिनियन है? भाई इनको मैं जानता नहीं हूँ, मगर इन्होंने कुछ बड़े अच्छे फैसले दिए। एक तो ये बुलडोजर जस्टिस पे इन्होंने कहा था कि जो कानून के अंदर अगर बुलडोजर जस्टिस करो तो ठीक है, रादर ये ठीक नहीं है। हाँ, और वो उसमें भी जो ज्ञानवापी केस में भी कुछ उन्होंने, हाँ, उनके कई मतलब बहुत अच्छे जजमेंट हुए हैं। तो आप अच्छी उम्मीद करते हैं इनसे? भाई अब मगर इनका बड़ा छोटा टर्म है ना, 6 महीने इनका भी टर्म है, जैसे 6 महीने संजीव खन्ना जी का टर्म था। और ये सर पोस्ट रिटायरमेंट ये जो पोस्ट लेते हैं जज स्पेशली, अभी क्या हो रहा है? ये इन्होंने इतनी इंटीग्रिटी लो कर दी है पूरी जुडिशरी की। आपको नहीं कहा कि किसी ने कि आओ काटजू साहेब राज्यसभा देते हैं आपको? नहीं, मुझे रिटायरमेंट के बाद मैं चेयरमैन प्रेस काउंसिल रहे, 3 साल के लिए रहा मैं। हाँ, प्रेस काउंसिल चेयरमैन रहे सर। अभी आपने जो मीडिया में देखा उस पर जो अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो अभी ऑपरेशन के टाइम में, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो इंडियन मीडिया का जो बिहेव था, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इंडियन मीडिया के बताइए, यानी बिल्कुल जिंगोइज्म शब्द आप मतलब समझते हैं कि वॉर मॉन्गरिंग, कि भड़काना, कि अटैक करो, हमला करो पाकिस्तान पे,
जो पैनलिस्ट को बुलाते थे ये टीवी चैनल वाले, वो ऐसे लोगों को जो कि बड़े हॉक्स यानी बहुत प्रो वॉर, वेरी एंटी पाकिस्तान, उनको बुलाते थे और वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह या डिफेंस एनालिस्ट वगैरह, और वो लगे चिल्लाने कि साहब दहशत गर्दों को ही नहीं मारो, पाकिस्तान आर्मी को मारो। पाकिस्तान आर्मी के कोई, उनके पास भी हथियार है। उनके जो चाइनीज प्लेन्स थे, जो भाई जो खबरें आई, उन्होंने दे प्रूव टू बी बेटर प्लेन्स देन आवर राफेल एंड सुखोई। चाइनीज क्या J-10C या क्या नाम? J-15 था शायद। नहीं, वो PL-15 मिसाइल, PL-15 सॉरी, दे प्रूव टू बी बेटर। हाँ, क्योंकि जो वो तो उन्होंने राफेल कंपनी ने ही एडमिट किया हमारा गिराया गया हवाई जहाज, और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह इन लोगों ने कहा कि उसके स्टॉक, उसके शेयर में भी उसके तो 7% कम हो गए थे उसके। देखिए ये और आपने तो रिसेंटली ट्वीट भी तो किया था कि फ्रांस वालों ने हमारे को झांसे में देके घटिया माल बेच अरे वो तो मजाक में किया, मगर ये सही बात है कि चाइनीज, देखिए सबसे बड़ी विक्ट्री चाइनीज की हुई है। क्योंकि देखिए चाइना पहले जहाँ 70 साल पहले बड़ा गरीब देश था, अब हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गया, और जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होगा तो उसकी हाईली डेवलप्ड वॉर आर्मामेंट हथियार भी होंगे। पर सर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तो चाइनीज इतनी आगे नहीं थे। अब अगर हो उन्होंने गए नहीं क्या, अब ये प्रूव कर रहे हैं तो फिर तो मतलब प्रूव कर दिया भाई। हाँ। ये जो चाइनीज जेट्स ने क्या JTC या JT देखिए क्या है, they have Chinese weapons have proved to be superior हाँ वही to European weapons। इसके मतलब चाइना का J-20 है इनका एक, नहीं J-10C है या क्या नाम है, F-35 नहीं J-10 जो इधर हुआ है, J-20 is faster than F-35। अरे यार अभी इस वॉर में J-10C या क्या नाम है, हाँ J-10C फाइटर। हाँ ये देखिए ये J-10C इसका मतलब चाइना का कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना आगे पहुंच गया है। क्योंकि जब बड़े हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होगी तभी हाईली डेवलप्ड वेपन्स होंगे, हथियार ये टेक्नोलॉजी से बनते हैं। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं, हमें तो खरीदने पड़ते हैं फॉरेन कंट्री से। जैसे सर आपने स्टार्टिंग में कहा कि भाई ये बाहर के देशों को ही ज्यादा फायदा होता है हमारे यहाँ लड़ाई करा के, तो हमारे को क्या फायदा हुआ इस ऑपरेशन के बाद में? और ट्रम्प को मैंने आपको बताया, अमेरिका के सरपंच साहब बार बार मुझे रिपीट करना पड़ा, आपको तो लड़वाया जा रहा ना, आपको आप बंदर हैं, आपको पाकिस्तान दोनों बंदर हैं, मदारी नचा रहा है, लड़वा रहा है, उसका फायदा है। आप लोग का क्या फायदा, आप गरीब मुल्क हैं, क्या गरीबी चली गई? सर इसके अलावा जैसे मैं जुडिशरी पे बीच में बात रह गई थी एक दो चीजें, जैसे 2009 तक सर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं हुआ करता था इंग्लैंड में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही फैसले हुआ करते थे। और अमेरिका में भी 13 कोर्ट ऑफ अपील्स हैं जो फेडरल कोर्ट्स जिनको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ भी आपको नहीं लगता कि भाई एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ दिल्ली में होनी चाहिए, इसके अलावा देश के चारों कोनों में एटलीस्ट कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए ताकि बंदा आ सके और वहां पे केस लॉज कर सके, रादर कोई वहां साउथ का बंदा या नीचे केरला का बंदा, अंडमान का बंदा दिल्ली में आगे केस करेगा, बेचारा वो तो केस ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से एक्सेसिबल जुडिशरी किस तरीके से होए हमारी? देखिए एक चीज मेरी मान्यता है, औरों की फर्क होगी, मेरी मान्यता मैं बता रहा हूँ, इंडियन जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। लाइलाज मर्ज हो गया है उसमें। आप सुधार, आप जो बात कर रहे हैं ये सुधार लाओ, वो सुधार लाओ, वो फेडरल क्या कोर्ट बनाओ, एपेलेट कोर्ट, कोई सुधार अब बिल्कुल जैसे एक बिल्डिंग जर्जर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता इलाज इसका। सोचिए आप जो भी करें, जो भी ये रिफॉर्म कर, कितने साल लगते हैं केस डिसाइड होने में? सालों 20-25 बताओ। अब बताइए किसके पास, आप मानिए एक यंग मैन है, अपनी वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन करना चाहती है, डाइवोर्स करें ताकि दूसरी शादी करें आप, मगर वो डाइवोर्स केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, खत्म होते 20-25 साल लग जाएगा, तब तक आपके बाल सफेद हो जाएंगे। फिर कौन शादी करेगा? फिर क्या शादी बताइए, बताओ। तो या प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट है, अब 20 साल 25 साल के बाद डिसाइड होगा उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। कहने का मतलब है कि जो जुडिशरी 20-25 साल लगाती है केस फाइनल अपील, सेकंड अपील, रेट वगैरह सब कंक्लूड करके, तो वो जुडिशरी है कि मजाक है, इट इज अ जोक।
अच्छा। जो इतने सालों तारीख पे तारीख पढ़ी जा रही है, चलिए। और इसके अलावा कितने जज आधी से ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है। तो सर इसका कोई सोल्यूशन तो कोई होगा? सोल्यूशन नहीं है। क्रांति, रेवोल्यूशन सोल्यूशन है। मैं बिल्कुल साफ हूँ, मेरा दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंट्री की जितनी भी समस्याएं हैं, जुडिशरी नहीं, सारी इकोनॉमिक आपकी इतनी गुर्बत है, बेरोजगारी, महंगाई, सबका समाधान है एक महान जन क्रांति। तो और उसमें वो टाइम गया सर, खूनी क्रांति वाला। वो पहले होती थी, अब कैसे होएगी? अच्छा, आप ये समझिए। अच्छा चलिए, लेट अस अग्री टू डिसएग्री। हाँ। आपकी मान्यता है, मेरी मान्यता फर्क है। क्रांति का मतलब खूनी होती है। क्रांति में कोई शांतिपूर्वक नहीं होती है। बड़े भयंकर चीज होती है क्रांति। जितनी क्रांतियां हुई हैं सब खूनी क्रांति हुई हैं। मैं खून का प्यासा नहीं हूं, बाय द वे। ऐसा न समझिए कि मैं आई एम अ ब्लड थर्स्टी पर्सन, मगर इतिहास ऐसे ही चलता है। आप चाहे रूसी क्रांति लीजिए, चीनी क्रांति लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति लीजिए, अमेरिकन, ब्रिटिश, सब में बड़ा मारकाट हुई है। ऐसे हो जाती है। क्रांति का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं क्या क्रांति का मतलब? क्रांति का मतलब एक व्यवस्था को आप जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए और उसकी जगह दूसरी व्यवस्था ला के रखिए। तो ये आसानी बिना मारकाट के हो सकता है? जो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो शक्तियां हैं जो चाहते हैं प्रिजर्व करना कि कोई परिवर्तन ना आए, यही चलता रहे, तो वो आसानी से परिवर्तन होने देंगे? नहीं, जी जान लगा देंगे इसको रोकने के लिए। तो मारकाट होती है। अब ये इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि मैं मारकाट चाहता हूं, मगर इतिहास गवाह है कि भाई बिना मारकाट के नहीं होती क्रांति। और होगी, देखिए उसमें समय लगेगा, मगर आपके समस्याओं, देखिए आपके बेसिक समस्या क्या है पहले से समझ लीजिए। हैव क्लियर माइंड। बेसिक समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, जो बड़ा व्यापक और भयंकर है। महंगाई, बच्चे, यानी हर दूसरा बच्चे कुपोषित है। ये आप अगर गूगल पे जाइए और टाइप करिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन इन इंडिया, इतना टाइप करिए और देखिए कि हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। और बल्कि इधर 4-5 साल में परिस्थिति और खराब हो गई। हमारी पोजीशन 101 थी आउट ऑफ 125 केसेस सर्वेड बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो 101 से हम गिर के और 107 पे पहुंच गए इधर 4-5 साल में। और जो बाल कुपोषण, बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा है, हर दूसरे को। आपके बेरोजगारी का क्या आलम है आप जानते हैं? हर साल 12 मिलियन, यानी 1.2 करोड़, 12 मिलियन जवान युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं। 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग द जॉब मार्केट एवरी ईयर इन इंडिया। मगर जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं? लेस देन 500,000 इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो बाकी 11.5 मिलियन युवा कहाँ जाते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती? वो बन जाते हैं हॉकर, सड़क पे बेचने, कुछ हॉकर, वेंडर, स्ट्रिंगर, बाउंसर, क्रिमिनल, सुसाइड्स, बेगर्स, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स। ये आपके एक गवर्नमेंट चपरासी की नौकरी एडवर्टाइज करता है, हजारों एप्लीकेशन आती हैं। ये आप देखिएगा गूगल में, यूपी में भी हुआ, बॉम्बे में, सब जगह एक सरकारी चपरासी की नौकरी एडवर्टाइज होती है, हजारों एप्लीकेशन आती हैं, जिसमें बहुत सारे PhDs, MSc, MBA इंजीनियर्स भीख मांग रहे हैं एक चपरासी की नौकरी के लिए, हजारों। हेल्थ केयर का आपका क्या हाल है इस मुल्क में? अब सुनिए, वैसे तो दिल्ली में, आप यहाँ दिल्ली में हैं, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स है, फोर्टिस है, और क्या नाम, मेदांता है, अपोलो है, बहुत बढ़िया, मगर ये बहुत महंगे हैं, आम आदमी जा ही नहीं सकता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली लाखों का बिल बनता है। तो कहाँ जाता है, कहाँ जाते हैं आम आदमी? आपको मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए। आपको कुछ मालूम ही नहीं है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे बात कर रहे हो आप? दे गो टू क्वैक्स। आम आदमी झोला छाप, जिसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, वो है कोई डिग्री पिग्री नहीं है,
दे आर कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर। अरे मैंने क्योंकि केस किए ना, मेरे सामने आए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था, बहुत झोला छाप डॉक्टर ने हॉस्पिटल उन्होंने बना लिए हैं, क्लिनिक पॉली क्लिनिक बना लिए, जब जिन लोगों के पास कोई डिग्री फिग्री नहीं है कि क्या कि बिहार से कोई सर्टिफिकेट ले आया है। और मैंने इंक्वायरी करवाई, पता लगा वहाँ कोई ना, वो उस जगह पे मेडिकल कॉलेज है, ना जमीन है, ना बिल्डिंग है, मगर सर्टिफिकेट वहाँ का लिया फर्जी। तो अब आम आदमी वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, क्या करे, उसके पास पैसा नहीं है रेगुलर डॉक्टर के पास आने का। आप चले जाइए यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है ना ऑल इंडिया, इतनी भीड़ है। अरे साहब लगता है रेलवे स्टेशन, भीड़, और कोई पूछने वाला, बेचारे कई दिन तक पड़े हुए लोग, कोई पूछने वाला नहीं। और उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल, उसका भी यही हाल। ये आपके हेल्थ केयर का हाल है हिंदुस्तान में। तो आप चाहे ले लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का हाल, दाम प्राइसेस क्या आसमान छू रही हैं, कैसे गरीब आदमी का काम चल रहा है। इन्हें आटा दाल का दाम कितना आसमान पे चला गया है, कैसे काम। तो अब क्या बगावत नहीं होएगी? तो सर आप बगावत करना तो चाहते हो, पर बगावत का तरीका तो बताओ, आदमी मरवा के बगावत करवाओगे? नहीं, मैं तरीका सब मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ आपको। आपने पूछा, आप सुनिए, आप मगर थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। हाँ। देखिए, पहले आपको इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, आपने पढ़ा होगा। हाँ। तो हर असल क्रांति के पहले वैचारिक क्रांति होती है, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन कम्स बिफोर द एक्चुअल रेवोल्यूशन। जैसे फ्रांस में एक्चुअल रेवोल्यूशन तो हुआ 1789 में, उसके कई दशक पहले बड़े बड़े चिंतक और लेखक जैसे वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, इन लोगों ने कस के सामंती व्यवस्था पे प्रहार किया। अपने वो लड़ाई, जो आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन लड़ी जाती है, यानी उसके में हथियार जो प्रयोग होते हैं वो बम और गोली और तलवार नहीं होते हैं, विचार होते हैं, विचारों से लड़ा जाता है। तो ये वोल्टेयर, रूसो ने भयंकर हमला किया सामंती व्यवस्था पे, और रिलीजियस बिगेट्री, जो कट्टरपन, मजहबी कट्टरपन, सब पे भयंकर। इन लोग को भागना पड़ा अपने मुल्क छोड़ इनके डर के मारे, अपने को बचाने की। तो यहाँ आज जो भारत में युग चल रहा है, ये क्रांति का अभी युग शुरू नहीं हुआ है, अभी वैचारिक क्रांति का युग है। वैचारिक क्रांति का युग असल क्रांति के पहले आता है। इसमें विचारों से लड़ा जाता है, जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जो मेन, देखिए मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तानी जनता को, पहले तुमको तो तुम्हारी आंख मुझे खोलनी है। तुम तो जैसे कि कोई जानवर होता है ना, पैदा होता है, तमाम उनकी आंख बंद होती है जब पैदा होते हैं, कई हफ्तों के बाद आंख खुलती है। तो अब आपकी धीरे धीरे आंख खोल रहा हूँ। जैसे वो कोई भी जानवर है जो अपने बिल में रहता है, तो जब पैदा होता तो आंख बंद होती है। तो आप लोग ये भी आंख, आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। तो लिहाजा अब मैं हकीकत बता रहा हूँ कि देखो, पहले तो आपको समझना है कि आपका मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य है ये बेरोजगारी हटाना, गरीबी हटाना, भूखमरी, महंगाई, स्वास्थ्य लाभ अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, ये हमारे दुश्मन है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अच्छा, ये कैसे हटेगा? ये तभी हटेगा जब हिंदुस्तान एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनेगा, बड़ा महान शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र हमको बनाना। वो कैसे बनेगा? क्योंकि बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हैं जो हम, जैसे मैंने आपको बताया, जो चाहती हैं हम न ऐसा परिवर्तन हो कि हम एक महान शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बन जाए। तो इसके लिए एक महान जन संघर्ष करना होगा, माइटी पीपल स्ट्रगल, जो प्रोटेक्टेड होगा, यानी लंबी दौड़ 15-20 साल चलेगा, और जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और उसमें जो नेता होंगे वो बिल्कुल देशभक्त और आधुनिक दिमाग के लोग, जो आज नहीं दिखा। आज जितने भी नेता हैं हिंदुस्तान में, समझ लीजिए, सब दो कौड़ी के लोग हैं। हर पार्टी के, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, सब पार्टी के बिल्कुल दो कौड़ी के लोग। इनको कोई अकल नहीं है ये, और ये बिल्कुल क्या कहते हैं, रोग्स, रास्कल्स, गैंगस्टर्स, लूटर्स, लुटेरे, बदमाश, निकम्मे, और सिर्फ सत्ता पाना और
पैसा बनाना, ये इनका लक्ष्य है। कोई देश से वास्तविक प्रेम नहीं है, बस किसी तरह से इलेक्शन जीतो, सत्ता में आओ, फिर पैसा बनाओ, और उसके लिए जनता में नफरत फैलाओ, पोलराइज करो सोसाइटी को, रिलीजन और कास्ट के नाम पे लड़वाओ आपस में। ये पूरी इनकी पॉलिटिक्स है। तो इसमें महारत इनको हासिल है। दे आर एक्सपर्ट्स इन पोलराइजिंग सोसाइटी, डिवाइडिंग सोसाइटी ऑन कास्ट एंड रिलीजियस लाइंस एंड लड़वान। बिल्कुल दो कौड़ी के लोग हैं। कोई इनकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैसे देश की महान समस्याएं कैसे हल होंगी। दे हैव नथिंग इन द हेड, ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास, ना किसी के पास। बिल्कुल दो कौड़ी के लोग। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एनी ऑफ दीज पॉलिटिशियंस ऑफ टुडे। मगर इसके जगह पे आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आएंगे अच्छे नेता जो वास्तव में देशभक्त होंगे, जिनकी आधुनिक सोच होगी और जो कमिटेड होंगे कि हमको एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और रैपिडली लोगों का जीवन स्तर बढ़े। ये हमारा लक्ष्य होना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये विचार रख रहा हूँ जनता कैसे वो जन संघर्ष शुरू होगा, ये मुझसे मत पूछिए, ये जनता को तय करना है। मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो इतिहास की स्टडी है, जो मेरा जीवन भर मेरा अध्ययन हुआ है, उससे मैं बता सकता हूँ कि क्या आपको करना है। आपको एक जन संघर्ष, एक महान जन संघर्ष शुरू करना है जिसमें सब कास्ट और रिलीजन के ऊपर उठ के यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल जो 15-20 साल चलेगा, उसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये कोई क्रांति कोई मामूली चीज नहीं होती, बड़ी भयंकर। तो सर आप जो बात कर रहे हो, आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, उसी डेमोक्रेसी के खिलाफ जिसने आपको जज बनाया सुप्रीम कोर्ट का। अरे अब छोड़िए वो। नहीं अब आपके ऊपर बात आई तो डेमोक्रेसी का मुझे तो सेलेक्ट किया, मुझे मैं वोट से थोड़ी जज बना। तभी तो डेमोक्रेटिक होगा वो। नहीं डेमोक्रेटिक जज नहीं बनता, डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी जज नहीं बनता। देखिए लोअर जुडिशरी की तो वो इलेक्शन, वो एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। वो हायर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज में तो रेकमेंड करता है कोलिजियम, और वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, ये प्रोसेस है उसमें। पर ओवरऑल सर एक जुडिशरी पार्ट तो डेमोक्रेसी का ही है। मैं उस सेंस में आपको नहीं कोई डेमोक्रेसी, मैं बता रहा हूँ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो नॉट बाय एनी डेमोक्रेटिक मेथड, इट इज बाय सिलेक्शन। वो कोलिजियम जो जैसे हाई कोर्ट जज कैसे बनता है, आपने कहा था कॉलेजियम में तो बार्गेनिंग ही होती है रात दिन कि तुम मेरा रख लो, मैं तुम्हारे वाला। कभी होती है। आप भी कॉलेजियम में थे ना? नहीं, मैं हाई कोर्ट के कॉलेजियम में था क्योंकि मैं चीफ जस्टिस रहा 3 हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में मैं नहीं था। मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी नंबर 6 सीनियरिटी पोजीशन थी, वो सिर्फ 5 लोग होते हैं। आपने बनाया एक आध अपने बंदे को जज हाई कोर्ट में? नहीं, मेरे बंदे नहीं, मैं तो मेरिट पे जाता था। मैं कि अच्छे लोग आए, यही मेरा मेथड था। मैं मद्रास हाई कोर्ट में जाता, मैं नया गया मद्रास, मुझे किसी को मालूम। अब वहाँ आधे हाई कोर्ट में वैकेंसीज थी। उस जमाने में 49 सैंक्शन स्ट्रेंथ थी मद्रास हाई कोर्ट की, अब तो 70 हो गई। मगर मैं जब 2004 में गया तो 49 थी, और सिर्फ 25 जजेस थे, यानी 24 वैकेंसीज थी, और 1-2 और रिटायरमेंट्स होने वाले थे जल्दी। तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जजेस ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं वैसे तो कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम चीफ जस्टिस और 2 हाई कोर्ट जज, सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज का होता। मगर मैंने क्या किया, करीब 1 दर्जन जजेस सीनियरिटी के अनुसार उनसे कहा आप सजेस्ट करिए कि आपके हिसाब से किसको जज बनने होने लायक है, खुद वकील। उनसे लिस्ट मांगी, और 5-6 बहुत सीनियर लॉयर जो एडवोकेट जनरल वगैरह रह चुके थे, वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर लॉयर, उनसे लिस्ट में, क्योंकि 18-19 लिस्ट आ गई मेरे पास। फिर मैं अपने 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग के साथ बैठा कई बार, और वो लिस्ट सारी देखी। उनमें से कई कॉमन नेम्स भी थे जो कई लिस्ट में थे, मगर उनकी भी जांच करवाई। इस तरीके से पूरी ये प्रक्रिया करीब 1.5-2 महीने चली। हर तीसरे चौथे दिन मैं अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाता था, उनके साथ बैठ के ये सब देखता था। 1.5-2 महीने के बाद जो मैं लिस्ट भेजी, करीब 20-21 ना, उसमें से करीब सब हो गया अपॉइंट, क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाहौटी थे,
उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये तरीका मैंने अपनाया, आई डिड नॉट गो कि सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करूं, मैंने करीब 18-19 लोगों से कंसल्ट किया, ज़्यादातर जजेस से और कुछ सीनियर लॉयर से भी, और जो निचोड़ निकला है मेरा, इनमें से एक भी आदमी नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं था यहाँ चीफ जस्टिस होने के पहले, तो मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको किसी का नाम डिलीट करना है, बेशक डिलीट करिए, क्योंकि मुझे किसी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप किसी को रखें ना, इट इज नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने जो काम करना था कर दिया। तो साहब वो ऑलमोस्ट सब अपॉइंट हो गए, 2-3 को छोड़ के, वो भी हो जाते मगर कुछ चक्कर था, तो लिहाजा 17-18 अपॉइंटमेंट्स हो गए, जो कभी हुआ नहीं था रिकॉर्ड, क्योंकि मेरा कोई आदमी नहीं था उसमें। अच्छा, मेरा कोई पर्सनल, मैंने कहा लाहौटी साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, मैंने कहा मेरा कोई आदमी, इनमें किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ, मगर मैंने क्योंकि लोगों से बहुतों से कंसल्ट, ये मैंने तरीका अपनाया अपॉइंटमेंट का, तो ये मैंने भेज दिया। देखिए एक चीज समझ लीजिए, हाई कोर्ट जो होता है या सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग या ब्यूटीफुल लॉन या ब्यूटीफुल कर्टन, इट इज द जजेस हु आर मैनिंग दैट हाई कोर्ट। हर एवरी इंस्टीट्यूशन इज द ह्यूमन पर्सनल हु आर मैनिंग दैट इंस्टीट्यूशन। इसी तरीके जुडिशरी में, जुडिशरी मीन्स गुड जुडिशरी इज दे आर फर्स्ट क्लास जजेस। मानिए एक बहुत बढ़िया हाई कोर्ट बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल लॉन, कर्टन, मगर उसके अंदर जज बैठे रिश्वत ले रहा है, तो ये इसको मैं हाई कोर्ट नहीं मानता हूँ, ये तो कोठा है कि रिश्वत दी जा रही है, ये कोई जुडिशरी। मगर मानिए कोई मैं सुनिए, मानिए कोई जज पेड़ के नीचे बैठा है और बड़ी उच्च स्तर का न्याय दे रहा है, तो वो पेड़ एक हाई कोर्ट है, द ट्री इज अ हाई कोर्ट। तो इट ऑल डिपेंड ऑन फर्स्ट। तो आई वॉज डिटर्मिन्ड, जहां मैं 3 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था, आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मैं देखिए गड़बड़ आदमी नहीं होने दूंगा। जब मैं मद्रास में मैं चीफ जस्टिस था, तो वो डीएमके वाले एक थे मंत्री, वो आए, वो कि ये 16 लोगों का नाम मैंने ये आप रेकमेंड कर दिया जजी में, और इनको मैंने प्रॉमिस कर दिया कि ये हाई कोर्ट जज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा देखिए साहब, ये आपने कैसे प्रॉमिस कर दिया? ये मुझे पहले, और मैं इनके बारे में इंक्वायरी करूंगा, और किया मैंने इंक्वायरी, पता लगा ये इनमें से ज़्यादातर तो किसी कोर्ट में दिखाई नहीं देते थे, ये फुल टाइमर थे डीएमके पार्टी के। अच्छा, एनरोल हो गए होंगे एज ए लॉयर, 20 साल पहले लॉयर एनरोल हो गए बार काउंसिल में, मगर किसी कोर्ट में दिखाई नहीं देते थे। तो मैंने फिर दोबारा जब ये मंत्री जी आए, मैंने कहा देखिए मैं ये, तो उन्होंने घुमा फिरा के मुझे धमकी दी कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट में हम आपको नहीं होने देंगे। अच्छा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने देंगे? क्योंकि वो भी पावर में थे अलॉन्ग विद कांग्रेस, वो यूपीए गवर्नमेंट में डीएमके वाज अ बिग पार्टी इन अलायंस, कोलिशन गवर्नमेंट थी। मैंने कहा देखिए मैं अपनी ड्यूटी करूंगा यहाँ की, जिस हाई कोर्ट में भेजा गया, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने दें या न जाने दें, आई एम नॉट बॉदर्ड, but I will do my duty to this high court where I have been sent. तो फिर ये किया आपने? अब ये तो एक बात बताओ, नेपोलियन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। नेपोलियन ने कहा कि ताउम्र गरीब रहने का एक सबसे पक्का तरीका है कि आप ईमानदार रहिए, ठीक है? कि ताउम्र आप गरीब रहोगे, आप अगर आप ईमानदारी के ऊपर चले हो। तो अब आपके पास पैसे खत्म नहीं होते, अगर आप कुछ पैसे कमा लेते तब। नहीं, गरीब नहीं है, मगर नहीं, ये नॉट सो गरीब, आई मीन काम चलाओ अपना, देखिए अपना कॉन्शियस भी होता है। आपके माँ बाप ने क्या आपको वैल्यूज डाले हैं आप में? आप टीचर भी तो रहे थे। हाँ, टीचर भी रहे ना आप? टीचर भी रहे गांव में, बहुत साल पहले, जब हरियाणा के गांव में थे। नहीं आपने वही खूंटा गाड़ा? यूपी वो खूंटे वाली बात बताओ आप प्लीज, जो मेरे को आप बता रहे थे पहले। खूंटा वाले वो एक मजाक है जाटों पे, इट इज जस्ट अ जोक कि एक जाट ने, क्योंकि शायद आप भी जाट हैं, ऐसा हुआ एक गांव में एक जाट था, तो उसने अपनी गाय भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ दिया, वो गांव सभा की जमीन में। अच्छा, अपनी जमीन में नहीं, गांव सभा की जमीन में खूंटा। तो उसको वो पंचों ने तलब किया, समन किया अपने सामने। वो कहा कि देखो तुमने ये तो बड़ा गलत काम किया। बोले हाँ, ये तो गलत काम किया मैंने। बोले तुमने गांव सभा की जमीन में खूंटा गाड़ दिया, अपनी जमीन में नहीं। बोले हाँ, ये भी मैंने किया।
बोले तुमने खूंटा गाड़ दिया तो कोई वहाँ बच्चा है उसके पैर में वो खूंटा लग जाए, वो बेचारा चोट लग जाएगी, गिर जाए। बोले हाँ ये भी मैंने गलत काम किया। बोले तुम भैंस बांधोगे, गाय भैंस, वो सींग मार दे, कोई आदमी जा रहा है उसको सींग मार दे। बोले हाँ ये भी हो सकता है। और गोबर दे देगी, गंदगी फैलेगी, हाँ ये भी। मैंने कई चीजें वो कहता रहा, वो हर बात ही मानता रहा जाट। फिर जाट ने कहा देखिए साहब आपकी मैंने हर बात मान दी, अब एक बात मैं कहूंगा, आप मेरी बात भी मान लीजिएगा। बोले क्या? बोले खूंटा यहीं गड़ेगा। आपकी बात सिर माथे पर खूंटा यहीं गड़ेगा। खूंटा आपकी इतनी सारी बात मैंने मान ली, मैंने बहुत गलत काम किया है। तो आप भी खूंटा गाड़ के बैठे हो बिल्कुल। अरे खूंटा क्या, देखिए मेरा काम क्या नहीं, आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको जब बताया कि दिस इज द एज ऑफ आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये वैचारिक क्रांति का युग, इसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा, लोगों को समझा कि जो चीजें लोगों को नहीं मालूम है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, आपके 5 सबसे पसंदीदा फिलोसफर कौन है इंडिया में? इंडिया में फिलोसफर? हाँ मतलब बड़े लोग, किसकी फिलोसफी, किसका थॉट आपको अच्छा लगता है? आप तो ऐसे बोलो कि इंडिया में फिलोसफर ये कब हो गया? नहीं मतलब जैसे बुद्धा है, गांधी है, या फिर आदि शंकराचार्य है, जैसे अशोक है, आप अकबर को भी काफी मानते हो, किसकी फिलोसफी आपको अकबर को मानता हूँ मैं। देखिए अकबर यानी उसको मैं कहता हूँ रियल फादर ऑफ द नेशन। ये गांधी तो फ्रॉड था, इसके गांधी के बारे में अभी आपको बताऊंगा क्यों मैं कहता हूँ। नहीं मुझे पता, आपकी थ्योरी है वो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते रहते हो आप। नहीं मैं बताऊंगा, मगर अकबर की मैं बताऊं, देखिए अकबर ने ये पाया कि ये मुल्क में डाइवर्सिटी बहुत है, इतनी मजहब, इतनी जातियां, इतने भाषाएं, इतने तौर तरीके, कस्टम्स, तो एक ही तरीका है सबको बराबर इज्जत दो। तो उसकी अकबर ने पॉलिसी, उसने 2 पॉलिसी थी, एक तो दीन इलाही उसने कॉमन रिलीजन बनाने की कोशिश करी, वो तो फेल हो गई, दीन इलाही वो तो फेलियर। मगर जो दूसरी पॉलिसी थी उसका नाम था सुलह-ए-कुल, कि सब रिलीजन और कम्युनिटीज को बराबर इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उसका नाम है सुलह-ए-कुल। आपने सुना ही नहीं होगा। सुना है मैंने, बिल्कुल सुना है, जिसका तो मतलब ये अब मेरी बात सुनो, आप ऐसे बेइज्जत कर देते हो सामने वाले को, आपने सुना ही नहीं होगा। 90 देखिए आप, चलिए आपने सुन लिया, अदरवाइज कितनों ने सुना। ये गधों का मुल्क है, ये जाहिलों का मुल्क है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये समझदार लोगों का मुल्क है ये जाहिल। मैं कहता हूँ मैं जैसे टापू पे रह रहा हूँ, समुंदर भर जाहिलों गधे, पूरे समुंदर भरा, उनके बीच में मैं रह रहा हूँ, किसी तरीके से चला रहा हूँ, ये हकीकत है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सुनिए, बड़ा मजेदार एग्जांपल। मुझे बुलाया गया देहरादून यूनिवर्सिटी में एक टॉक देने कॉन्स्टिट्यूशन पे, आज से 3-4 साल पुरानी बात है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जस्ट टाइप करिए जस्टिस काटजू, मैंने देखा था। अच्छा सुनिए, तो देहरादून यूनिवर्सिटी, तो वो जो हॉल था जहाँ ये फंक्शन हुआ, वो 300-400 सीट्स थी, बहुत बड़ा हॉल था। अच्छा खचाखच भरा था, कई लोग खड़े थे। अच्छा फ्रंट रो पे प्रोफेसर थे, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पीएचडी लिए, कोई येल की, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी, बढ़िया सूट टाई पहने, और लेडी प्रोफेसर रंगीन साड़ियाँ वगैरह फ्रंट रो पे। सेकंड रो पे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे थे, उसके पीछे सारे लड़कियां स्टूडेंट्स, खचाखच भरा था। मैं भी एक क्राउड पुलर हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन अगर अनाउंस हो जाए जस्टिस काटजू आ रहे हैं, भीड़, फिर आपको एडवर्टाइज नहीं करना, भीड़ आ जाएगी अपने आप। अच्छा सुनिए, तो मैंने बहुत सारी चीजें कही जो आप करीब 35-40 मिनट का मेरी स्पीच है, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। देखा मैंने, सुनी। अब सुनिए एक चीज जो मैंने कही उसमें, मैंने कहा ये लोग जो फ्रंट रो पे बैठे हैं, आपके प्रोफेसर, कोई अमेरिका के पीएचडी लिए, लंदन से पीएचडी लिए, हार्वर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 मिनट में ये साबित कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही मेरे शब्द थे, आप देख लीजिएगा। मैं हंसिए नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैंने कहा इनसे पूछिए एक सवाल कि इनकी लड़की अगर दलित से शादी करना चाहे तो राजी होंगे? एक नहीं होगा राजी, कत्ल करवा देंगे। हैं ये बैठे हैं मिस्टर जाट,
इनकी बहन बेटी अगर किसी दलित से शादी करना चाहिए, ऑनर के हम कब पंचायत करा के मरवा डालेंगे, ऑनर किलिंग। मैंने कहा ये वो gone are those days। अरे छोड़ो प्रोफेसर, मैंने कहा ये प्रोफेसर बैठे हैं, जातिवाद भरा है खोपड़े में। मैं आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सवाल है खोपड़े में क्या है तुम्हारे, फुल ऑफ कास्टिज्म। ये मैंने कहा टेस्ट ये है, तुम्हारी लड़की अगर दलित से लड़के से प्यार करे और शादी करना चाहे, आप राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, हम कई तो मर्डर करवा देंगे। मैंने कहा मैंने 2 मिनट नहीं लगा मुझे प्रूव करने में। जब तुम्हारे खोपड़े में जातिवाद भरा है तो ये गोबर नहीं है जातिवाद? नहीं है तो सही, सच्ची बात मैं कहता हूँ। बड़ी मतलब मेरी बातें सख्त होती होंगी, बिल्कुल सत्य, जैसे तीर जाता है स्ट्रेट टू द हार्ट, मैं मारता हूँ बिल्कुल। मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। मैं मुसलमानों को कहता हूँ तुम लोग सब फर्जी मुसलमान हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम वॉज प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सिखाया कि सब बराबर है, कोई जातिवाद, कुरान में कोई कास्ट सिस्टम नहीं। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुस्लिम है सब कास्ट फॉलो करते हैं, बड़े कट्टर हैं। ये जो जिनको कहते हैं अशरफ, अपने को सुपीरियर, अशरफ में आते हैं सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये अपने को सुपीरियर, ये अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे विद अंसारी और कुरैशी और सिद्दीकी। वहाँ भी 3, आपको मालूम है जैसे आपके अपर हिंदू अपर कास्ट है, वैसे मुस्लिम में अपर कास्ट को कहते हैं अशरफ, जिनमें आते हैं ये सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये 4-5 आती। फिर जैसे आपके यहाँ ओबीसी इंटरमीडिएट कास्ट, जैसे आपके यहाँ यादव, कुर्मी वगैरह, उनके ओबीसी ये हैं अंसारी, सिद्दीकी, कुरैशी, ये इंटरमीडिएट का। और सबसे लोएस्ट को कहते हैं अजलफ, नहीं अजलफ तो इंटरमीडिएट कास्ट है जो ओबीसी। और सबसे दलित कॉन्वर्ट दे आर कॉल्ड अर्जल, उसमें लाल बेगी और डोम न जाने क्या क्या। और बड़े देखिए ये नमाज साथ पढ़ेंगे, खाना साथ खाएंगे, मगर जब शादी का मामला आएगा तोबा तोबा। मैंने कईयों से मैं क्या बताऊं। अच्छा सर, वापस सुलह कुल पे आते हैं। तो सुलह कुल देखिए, ये अकबर की नीति वही चल सकती है इस देश में, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी का मुल्क है, इतनी भयंकर यहाँ विभिन्नता है कि एक ही पॉलिसी चल सकती है कि सबको बराबर इज्जत। अगर आप देखिए थ्योरी में तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेकुलर कंट्री है, डी जूरे सेकुलर कंट्री, बट डिफैक्टो इसको डिफैक्टो हिंदू कंट्री बनाया गया या बनाने की कोशिश की गई। अगर आप इसको हिंदू कंट्री बना देंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो तो क्रिश्चियन है, नागा, मिजोज, दे आर 99% क्रिश्चियन। वो कहेंगे हम छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। या हमको नीच मान, क्योंकि हिंदूज आर नाउ विच इज अ हिंदू कंट्री, तो हिंदू फर्स्ट क्लास सिटीजन, हम सेकंड या थर्ड क्लास सिटीजन। तो ऐसे हम मुल्क में नहीं रहना चाहते, हम सिसीड कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, छोड़ रहे हैं। कश्मीरी दे मुस्लिम, वो छोड़ देंगे, सिख है वो भी छोड़, यानी आपका मुल्क टूट जाएगा जब तक आप सबको बराबर इज्जत नहीं देंगे। आप इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे तो इट विल लीड टू मोर पार्टीशंस। मैं बता रहा हूँ आगे चल के, क्योंकि क्यों बर्दाश्त करें, सबकी इज्जत होती है। वो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नागा वगैरह या क्रिश्चियंस, उनकी भी इज्जत है। वो कहें हम वी विल नॉट स्टे इन अ कंट्री वेयर वी आर ट्रीटेड एज सेकंड और थर्ड रेट सिटीजन्स। आपको सबको देखिए, ये मुल्क को चलाना तो वही अकबर की नीति पे चल सकता है कि सबको बराबर। अकबर के कोर्ट में देखिए बड़े बड़े ओहदे पे थे, टोडरमल, राजा टोडरमल वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर, सारा फाइनेंस कंट्रोल करते थे। और मान सिंह और कौन थे वो, बीरबल थे, वो आर्मी जनरल्स, सबको बराबर रिस्पेक्ट दी गई। तब जाके दैट इज वाई द मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, बिकॉज इट वॉज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था। एक्सेप्ट फॉर औरंगजेब में कुछ गड़बड़ियाँ थी, अदरवाइज जितने भी मुगल एम्परर्स थे दे वो सेकुलर, सबको साथ लेके चलते थे। तभी मुगल एम्पायर इतना लंबा चला, 1526 से जाके 1857 तक। हालांकि बाद में it became a weaker, but लास्ट मुगल एम्पायर डाइड ओनली 1856। तो कहने का मतलब आपको सबको बराबर इज्जत देना। ये मुल्क देखिए, आप जानते हैं इंडिया की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, चीन की भी आबादी 140 करोड़ के आसपास है। मगर फर्क ये है कि
चीन इज ब्रॉडली होमोजेनिटी है चीन में। जैसे 95% चाइनीज एक ही नस्ल के हैं जिसको कहते हैं हान, HAN, और सब चाइनीज के मोंगोलॉइड फेसेस हैं, और उनकी एक रिटन स्क्रिप्ट है जिसको मैंडरिन कहते हैं। मैंडरिन बोली की भी भाषा है, मगर बोली की और भी भाषाएं हैं जैसे कैंटोनीज वगैरह, हक्का, बट मैंडरिन इज मेन स्पोकन लैंग्वेज। तो ब्रॉड होमोजेनिटी, नॉट एब्सोल्यूट होमोजेनिटी, बट ब्रॉड होमोजेनिटी है चाइना में। आपके यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, भयंकर डाइवर्सिटी, क्योंकि यू आर अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। 92-93% लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के, हम लोग सब विदेशी हैं। पहले कहा गया था कि ड्रेविडियंस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, वो आर्यंस बाहर से आए थे। बाद में सिद्ध हो गया कि ड्रेविडियंस भी बाहर से आए थे। उसके कई सबूत हैं। जैसे आज भी एक ड्रेविडियन भाषा बोली जाती है बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में, 20 लाख लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं ब्राहुई, BRAHUI। नोट करिए आप अपने, क्योंकि आप लोग कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। फिर आपने वही बात करना। नहीं, बिल्कुल आप लोग को मैं बेइज्जत करूंगा, क्योंकि जहालत हटानी है आप में से। BRAHUI लिखिए। बुरा लगता है ना कि कोई कह दे बेवकूफ हो, तो बुरा लगता है। BRAHUI लिख लिया। क्या आया उसमें? अभी एक सेकंड। BRAHUI क्या आया उसमें? शब्द सुना ही नहीं होगा। तो सर खाली थोड़ी ना रहते हैं आजकल। अच्छा, इतने काम धंधे हैं लोगों के पास में। धंधे छोड़ो। ब्रोही रेफर्स टू बोथ इन लैंग्वेज एंड एन एथनिक ग्रुप प्राइमरली फाउंड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। हाँ, मगर ये है कि द्रविडियन लैंग्वेज है। देखिए, पढ़िए। ब्रोही इज अ द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन बाय द ब्रोही पीपल। अच्छा, अब देखिए, द्रविड लैंग्वेज तो तमिल तेलुगु साउथ इंडिया में है। यहाँ कैसे आ गई? लैंग्वेज विच इज नियर लाइक तमिल आज बोली जाती है। आई मेट मेनी ब्रोही स्पीकर्स। अच्छा, 20 लाख लोग बोलते हैं उस बलूचिस्तान एरिया में। ये यानी इससे सिद्ध होता है कि ये पहले द्रविडियन यहाँ के रहने वाले थे। तो और कई प्रूफ्स हैं। तो अब जो प्रेजेंट थ्योरी है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द प्री द्रविडियन ट्राइबल्स। राखी गढ़ी में भी उनका स्केलेटन आर्यन भी बाहर के थे और द्रविडियन भी बाहर के थे। और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जिनको आदिवासी कहते हैं, जैसे भील, गोंड, संथाल, टोडास, जिनको हमारे पूर्वजों ने बहुत उन पे जुल्म किया और उनको जंगलों में डाल दिया, वो मुश्किल से 7-8% रह गए अब हिंदुस्तान। उनको बहुतों का कत्ल हुआ। हमारे पूर्वजों ने बहुत। आपके पूर्वज तो सर वहां से आए थे ना, कश्मीरी पंडित? हाँ, कश्मीरी पंडित थे। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 92-93% लोग जो हैं, दे आर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। इनके एंसेस्टर्स विदेश से आए थे। ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल एशिया? अरे यार, नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया भी पड़ता है आगे चल के। तो देखिए वो क्यों आते थे। देखिए इसका वजह क्या है कि लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम अनकंफर्टेबल एरियाज टू कंफर्टेबल एरियाज। हर आदमी आराम चाहता है। तो ये जो हिंदुस्तान है, ये बड़ा कंफर्टेबल। इसमें देखिए एग्रीकल्चर के लिए आइडियल है। खेती के लिए क्या चाहिए आपको? लेवल लैंड चाहिए, समतल जमीन चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, और आपको पानी चाहिए, नदियाँ और तालाब। यहाँ इफरात में था। ये आप रावलपिंडी से चले जाइए, बांग्लादेश और डीप साउथ कन्याकुमारी से, सब लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल, प्लेंटी ऑफ वाटर, बीज फेंकिए, भरभरा के फसल होगी। तो ये, और अच्छा एक्सट्रीम क्लाइमेट भी नहीं था। यानी विंटर में मिनिमम चला जाता मिनिमम चला जाता 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट -20 -30 जैसे रशा वशा में चला जाता। आपकी जो ठंड है, जानलेवा ठंड नहीं है। ठंड है, विंटर में 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे टेम्परेचर जाता है, मगर नॉट -25 -30 जो। तो साइबेरिया में है ना सबसे ज्यादा ठंडा। तो फिर द्रास में अपने भी है कई जगह। हाँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कोई आदमी क्यों जाएगा अफगानिस्तान, जो बर्फीला है, पथरीला है, तकलीफ दे। सब लोग आराम चाहते हैं। तो सब लोग भरभरा हजारों साल से यहाँ। तो इंडिया इज लाइक नॉर्थ अमेरिका। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में लोग मेनली यूरोप से आए थे, बाद में और देशों से आए। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वहाँ, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, तो अब नेटिव अमेरिकन कहते हैं, वो मुश्किल से 4-5% रह गए।
बाकी सबको मार डाला, ये गोरे लोग जो आए इन्होंने मार, बड़ा जुल्म किया। दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, दीज रेड इंडियंस, जिनको अब नेटिव अमेरिकन कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर दीज आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज, भील, गोंड, संथाल वगैरह, ये मुश्किल से 7-8% रह गए। बाकी हम सब विदेशी हैं एक तरीके से। और इसी ये आप समझाता है कि क्यों विभिन्नता है। बिकॉज यू आर इमिग्रेंट्स, दैट इज वाई देयर इज सो मच डाइवर्सिटी। क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आते थे वो अपने रीति रिवाज, अपने मज़हब, अपनी भाषा, अपने तौर तरीके लेके आते थे। तो दिस इज वाई देयर इज सो मच डाइवर्सिटी, बिकॉज यू आर अ कंट्री इमिग्रेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका। अब समझ गए? तो एक ही तरीका है चलाने का इस मुल्क को कि सबको बराबर इज्जत दो, क्योंकि बड़ी विभिन्नता, बड़ी ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी। ओके, आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो अलग मुल्क है, हम छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान। सर आपको ये मार्टिन लूथर किंग पसंद है? मार्टिन लूथर किंग? हाँ, आप जैसे आपने ब्लैक्स की बात कर रहे थे ना अमेरिका की, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, गांधी, ये लोग लड़े थे, दे फॉट अगेंस्ट ऑपरेशन रेशियल। अच्छा सर, एक बात और बताओ मेरे को, ये जितने भी ये सही एडवोकेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन क्यों बन जाते हैं? और आपकी फैमिली में भी तो पॉलिटिशियन रहे हैं, आपके दादा चीफ मिनिस्टर रहे थे ना शायद? अरे वो हाँ, वो पहले, और उनके पास तो पैसे ही बहुत थे, उन्होंने नेहरू को अपना खजाना भी दिखाया था ना। तो टॉप लॉयर थे। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बाद में वो पहले गवर्नर उड़ीसा बने, फिर गवर्नर बंगाल, फिर वो यूनियन होम मिनिस्टर बने पंडित नेहरू के कैबिनेट में, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, मंत्री, कई ओहदे पे रहे। हाँ। तो हाँ, मैं ये पूछ ही रहा था कि ये जो वकील साहब होते हैं ये पॉलिटिक्स में क्यों आ जाते हैं बहुत जल्दी, जब उनकी ठीक ठाक वकालत चलने लगती है तभी वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। देखिए, वकीलों में क्या है कि ये अक्सर पाया गया कि लॉयर्स आते हैं, टॉप पॉलिटिकल लीडर्स कई मुल्कों में हो जाते हैं। क्यों? उसका वजह है कि देखिए, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपने टेक्निकल फील्ड में लगा है, सीमित है। वकील जो है वो पूरे समाज से इंटरेक्शन होता है। उसके मौकिल जो आते हैं, अब मैं वकील 20 साल रहा, मेरे मौकिल कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल, हर कई किस्म के सिविल केसेस, लेबर और सर्विस मैटर्स, एकेडमिक केसेस, हर किस्म के। तो हर समाज का पूरा तबका, हर तबके के लोग आते हैं उसके मौकिल के रूप में। तो उसको ही हैज द पल्स ऑफ सोसाइटी, समाज का नब्ज वो समझता है। समाज सबसे अच्छा वकील समझता है, क्योंकि सबसे उसका इंटरेक्शन होता है। जबकि डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह वो बस एक अपने टेक्निकल फील्ड में कन्फाइंड रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो इसीलिए अक्सर पाया गया कि कई देशों के जो नेता रहे, लीडर्स रहे, वो वकील रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जेफरसन थे, जॉन एडम, जेम्स मैडिसन, ये सब लॉयर्स थे। फ्रांस में रूसो, दांतों, ये लॉयर्स थे। लेनिन भी कुछ वक्त वकील था। हमारे यहाँ टॉप जो लीडर्स थे, गांधी जी और सब, पंडित नेहरू वगैरह सब वकील थे, क्योंकि वो समाज को ज्यादा बेहतर समझते, क्योंकि उनसे इंटरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, मतलब खुदा जाने, भगवान जाने क्या उनका पूरे समाज के हर तबके के लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो समाज को ज्यादा बेहतर समझते। ओके सर, आपको उर्दू बड़ी पसंद है, आपने किताब भी लिखी है जस्टिस विद उर्दू, है ना? तो कोई आप अपना फेवरेट शेर तो सुना दीजिए। हाँ? कौन सा फेवरेट है? अभी चेंज कर लिया, पहले वाला ही है आपका? अब फेवरेट शेर, इतने सारे फेवरेट हैं। एक शेर में जो बहुत ही, हालांकि वो फिराक गोरखपुरी का था, हर जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है, ए साकिए दौरान ये गुनाहों की घड़ी है। अब देखिए, ये 2 लाइन में पूरा जो ये युग है, परिवर्तनशील युग है, ट्रांजिशनल पीरियड, समाज बदल रहा है, यानी
सामंती समाज से आधुनिक औद्योगिक समाज की तरफ हिंदुस्तान बदल रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है 2 लाइन में। हर जर्रे, जर्रा मीन पार्टिकल, हर कण में, हर जर्रे पर एक कैफियत, कैफियत मतलब कंडीशन, नेचर, कैफियत है कंडीशन ऑफ नीम शबी, नीम मतलब आधा और शब मतलब रात। यानी जो परिवर्तनशील युग होता है उसमें सब उथल पुथल होता है, सारा कंफ्यूजन होता है। नींद आधी रात में जैसे आपको एकदम से जगह को 1 बजे रात को 2 बजे जगह, आप झुंडला के उठेंगे, कंफ्यूजन है। तो हर चीज में सारी वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं। जैसे शेक्सपियर का एक प्ले था मैकबेथ, उसमें है शुरू में ही कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। क्या मतलब कि जो पहले चीज अच्छी मानी है, जैसे जात व्यवस्था अच्छी चीज मानी जाती थी, आज जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बुरी चीज समझते हैं। पलट गया, यानी वैल्यूज पलट रही हैं। जो चीज अच्छी मानी जाती थी आज बुरी मानी जाती है। लव मैरिज पहले बुरा माना जाता था, प्रेम विवाह आज बुरा नहीं मानते हैं। तो यानी सारी वैल्यूज में क्लैश हो रहा है, सब बदल रहे हैं वैल्यूज। जर्रे पर एक कैफियत नीम छबी है, साकी है दौरा। साकी वो जो वैसे तो लड़की होती है जो शराब सर्व करती है, मगर साकी उर्दू पोइट्री में यूज होता है कि जो औरत को आप अपने अंदर के विचार बता सकते हैं, इनर मोस्ट थॉट्स कन्फाइड कर सकते हैं। साकी है दौरान, इस दौरान की साकी है, यानी इस युग की साकी है। ये गुनाहों की घड़ी है, इट इज एज ऑफ सिन। अब सिन हर तरीके से सिन है कि जात व्यवस्था को जिस तरीके से देखा जाए, अब आज के लोग जो पढ़े लिखे लोग उसका बुरा मानते हैं, कास्ट सिस्टम को या दलितों को नीच मानना, गुनाहों की घड़ी है। सांप्रदायिकता ये हो रहा है बहुत, कितना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, गुनाहों की घड़ी है। ये ट्रांजिशनल पीरियड को डिस्क्राइब कर रहा है ये शेर। जो हिस्ट्री में परिवर्तनशील युग आता है जिसमें भारत गुजर रहा है आज। हर जर्रे पर एक कैफियत है, हर जर्रा मीन पार्टिकल, हर जगह जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है। कैफियत मीन कंडीशन ऑफ हाफ नाइट, जैसे आधी रात, बिल्कुल कंफ्यूजन है। कैफियत नीम शबी है, नीम मीन हाफ, शब मीन रात। एक साकी दौरान ये गुनाहों की घड़ी, गुनाह कि कितना बच्चों को खाने का नहीं मिल रहा है, ये गुनाह नहीं है। हर दूसरा बच्चा है भारत में कुपोषित है। स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है गरीब आदमी को, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बड़े भारी गुनाह है। क्या हालत है हिंदुस्तान की। दूसरा सर, वो भी तो फैज की भी तो सुनाते थे, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले ब्याह के गुलशन का कारोबार चले। हम आपको समझाएं, अब ये लोग समझते थे उर्दू पोएट्री समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि उर्दू पोएट सीधे नहीं लिखता है, बात घुमा फिरा के लिखता है अक्सर। ये घुमा फिरा के क्यों लिखते हैं, इतना घुमा फिरा के बात करते हैं सारे देश में। मैं बता रहा हूँ, ये फैज ने लिखा था जब ये जेल में था। ये 1951 या 52 में रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस चला। ये आर्मी का कर्नल भी था, तो इसको गिरफ्तार कर दिया गया कि ये बगावत कर रहा था। अच्छा, इसको फांसी लग जाती है। इसको तो जेल में तो डायरेक्टली नहीं अटैक कर सकता सिस्टम को, क्योंकि ऑलरेडी ही वाज अंडर डेंजर ऑफ बीइंग हैंग्ड। तो घुमा फिरा के लिखना था। अब देखिए, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब देखिए, उर्दू पोइट्री में अक्सर एक ऊपरी अर्थ होता है, सुपरफिशियल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, और एक अंदरूनी असल मतलब होता है। तो आपको सर पटकना पड़ता है, क्या ये कवि कहना क्या चाहता है। डोंट गो जस्ट बाय द लिटरल वर्ड्स, ट्राई टू फाइंड आउट द इनर मीनिंग। एक आउटर मीनिंग होती है, एक इनर मीनिंग। आउटर मीनिंग हुई कि
गुलों में फूलों में रंग भरे मतलब कलरफुल, बाद मतलब हवा, और नौबहार नया वसंत चल रही है, हवा चल रही है रंगीन नए वसंत में। चले भी आओ कि गुलशन, गुलशन मतलब बगीचे में कारोबार चले। ये तो लिटरल सुपरफिशियल मीनिंग है, मगर असल मत क्या कहना चाहता है आप सुनिए। यहाँ गुलशन शब्द को आप लिटरल मत लीजिए, इसको बगीचा मत समझिए। That means the country is ready for the revolution. कंट्री, हाँ, इस गुलशन का मतलब मुल्क, देश। चले भी वो ये जो देशभक्तों को पुकार कर रहा है कवि कि चले भी आओ कि ये देश का काम चले, काम नहीं चल पा रहा है। ही इज इनवाइटिंग रेवोल्यूशनरीज टू कम फॉरवर्ड। और पहला जो मिसरा है, लाइन को मिसरा कहते हैं। ऊपरी अर्थ तो ये हुआ जो मैंने आपको बताया। हाँ, वो अपने लवर को बुला रहे हैं इस तरीके से। जो अंदरूनी अर्थ है पहले मिसरे का कि द ऑब्जेक्टिव सिचुएशन इन द कंट्री इज राइप फॉर अ रेवोल्यूशन। जो परिस्थिति आ गई है वो क्रांति के लिए अब तैयार हो गई है परिस्थिति। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले। इसको ऊपरी अर्थ मत लीजिए, अंदरूनी अर्थ इसका है कि अब देश में क्रांति की परिस्थिति तैयार हो गई है। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार, हवा चल रही है, क्रांति की हवा। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये देशभक्तों को पुकार कर रहा है कि आओ भाई, अब टाइम आ गया है। हाँ, गुलशन का मतलब मुल्क यहाँ हो, ये समझिए आप। यहाँ गुलशन डज नॉट मीन बगीचा, द पोएट मीन्स कंट्री। चले भी आओ कि मुल्क का काम चले, चल नहीं पा रहा है, बहुत बुरा हाल है देश का। तो ये अर्थ से समझिए अब आप। और इसके बाद भी और जो शेर है इस गजल में, वो भी मैं समझा सकता हूँ कि इट इज द पोएम कॉलिंग फॉर रेवोल्यूशन, नॉट अ लव पोएम। लोग गलत समझ गए इसको कि ये तो प्रेमिका को कह रहा है, ये क्रांति के लिए पुकार कर रहा है। पर ये तो सर इंटरप्रिटेशन हो सकती है हर किसी की अपनी अपनी। अरे भाई, आप पता है उर्दू पोइट्री समझने के लिए एक दो चीजें समझा दूं आपको। उर्दू कवियों को, जैसे मिर्जा गालिब थे, दे हैड अ हॉरर ऑफ द कॉमन प्लेस इन पोइट्री। यानी कि वो आम जनता की भाषा में लिखना बुरा मानते थे। अच्छा। कविता आम लोगों की भाषा में नहीं होनी चाहिए। इट इज समथिंग सुपीरियर, इट इज मेंट फॉर सोफिस्टिकेटेड पीपल। पोइट्री इज नॉट, शुड नॉट यूज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द कॉमन मैन। तभी आप गालिब की पोइट्री अक्सर नहीं समझ पाएंगे। इज नॉट यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। और अक्सर उसी शेर के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ऊपरी अर्थ, सतही, सुपरफिशियल, सतही में सुपरफिशियल मीनिंग, लिटरल मीनिंग। हाँ, लिटरल मीनिंग। और एक अंदरूनी जो असल अर्थ है जो कवि कहना चाहता है, वो समझने के लिए आपको सर पटकना पड़ेगा कि क्या मीनिंग है इसका, कहना क्या चाहता है। क्योंकि अक्सर क्या है कि वो, अब देखिए जैसे जनरल पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगी हुई थी, जनरल जिया हक की। अब उसमें हम देखेंगे बड़ी मशहूर कविता है फैज की। अब देखिए वो घुमा फिरा के लिख रहा है, वो क्रांतिकारी कविता है। हम देखेंगे जब सारे ताज, हाँ, सब ताज उछाले जाएंगे। हाँ, वो सारी बड़ी लंबी है। तो अक्सर घुमा फिरा के लिखता है वो, क्योंकि उसको अपने को भी गार्ड करना है। ऐसा नहीं कह दो, एक्सपोज ना कर दो कि फिर आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो घुमा फिरा के अक्सर लिखता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ मैक्सिम गोर्की की बड़ी फेमस पोएम थी, द सॉन्ग ऑफ द, क्या देखिए उसमें किसकी नाम बताना प्लीज। मैक्सिम गोर्की, द सॉन्ग ऑफ द, एक सेकंड, इतना टाइप करिए, मैक्सिम गोर्की द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल। स्टॉर्मी पेट्रोल एक चिड़िया होती है। ये बड़ी मशहूर इसने पोएम लिखी जब जार का जमाना था। बड़ा मतलब उस जमाने में बड़ी सख्त वो थी, प्रेस पे पाबंदी थी, सेंसरशिप। तो बड़ा घुमा फिरा के लिखना पड़ता था आपको, वरना पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा।
तो सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल, पेट्रोल एक चिड़िया होती, मगर यहाँ मतलब क्रांतिकारी की जो लड़ाई लड़ रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। क्या है पोएम, क्या है? उस पे मेरा एक लेख है, यू जस्ट टाइप जस्टिस कार्डू सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल, देखिए आ गया। नहीं वो लेख नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, आप जो मैं कह रहा हूँ करिए, आप गूगल पे टाइप करिए जस्टिस कार्डू सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल। Over the silver plain of ocean winds are gathering the storm clouds, and between the clouds and ocean proudly wheels the stormy petrel like a streak of sable lightning. वो तो Now उसको the छोड़िए, swing the wave के अरे भाई आप मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप टाइप करिए गूगल में जस्टिस कार्डू सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल। मैंने उसको समझाया उसका पोएम का मतलब, वरना आप नहीं समझ पाएंगे वो पोएम को। मैंने तो पढ़ी ही नहीं है कभी वो। पढ़ा क्या है आपने? पढ़े आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग क्या समझे? इस देश में ब्रह्म ज्ञान एक ही इंसान को नहीं अब मेरे को बोल लेती थी। इस देश में एक आदमी को ब्रह्म ज्ञान है और उन्हीं को वेदों का, मुल्क का, पानी का, हवा का, वायु का, अग्नि का, और उस इंसान का नाम है जस्टिस मार्कंडे कार्टू साहेब। ये अक्सर होता है, ये बात सही है आपकी। मैं आपको उदाहरण दूं कि एक समय मुझसे कई लोगों ने कहा कि साहब आप ही ऐसी बात कहते हैं और कोई नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा होता है कि अक्सर सारी दुनिया गलत बात कर रही है, एक ही आदमी सही। जैसे उदाहरण के लिए 1543 में एक आदमी था कोपरनिकस, उसने पहले बार कहा कि पृथ्वी जाती है सूरज के अराउंड। उसके पहले सारी जो बाइबल की थ्योरी थी और टोलमी की थ्योरी थी कि सूरज जाता है पृथ्वी के अराउंड। उसने लिखा, एक लेख लिखा, उसमें साबित किया। अकेला आदमी था और बड़ा खतरनाक चीज थी कहना ये, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ जाती थी। बाइबल में लिखा है कि सूरज जाता है पृथ्वी के अराउंड, और बाइबल के खिलाफ कोई बात करना ये एक मतलब मृत्यु दंड मिलता था। ये आपको यू विल बी बर्न्ड एट द स्टेक, जला दिए जाएंगे आप अगर बाइबल के खिलाफ कुछ कर। इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, वेरी सीरियस ऑफेंस टू स्पीक से एनीथिंग अगेंस्ट द बाइबल। तो ये कहना बड़ा खतरनाक। और यानी 1543 में लिखा है इसने अपना 90 साल के बाद 1633 में गैलीलियो जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इसने बात सही लिखी है कोपरनिकस ने। तो गैलीलियो को पकड़ के दे वर गोइंग टू बर्न हिम। रोम में इंक्विजिशन जलाने वाला था उनको, तो जान बचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं साहब मुझसे गलती हो गई, वो झूठ कहा है कोपरनिकस ने। ही रिकेंटेड। कहने का मतलब बहुत दिन तक इतना डर था लोगों को ये बात कहने का, मगर आज सब लोग मानते हैं। डर था, और इसने जो बात कही थी कोपरनिकस ने, उसमें भी ये कहा था कि मेरे मरने के बाद आसपास के बात करना ही है। उसके मरने के बाद उसकी कई किताबें पब्लिश हुई जो उसकी सिस्टर ने करी। तो कहने का मतलब कि और सर आपको एक ही आदमी सही है, बाकी सब जो गलत है, ये अक्सर होता है। तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप ही सही है। देखिए असल जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होता है, इट विल ऑलवेज बी अ वायलेंट स्ट्रगल। क्योंकि देखिए जो अंग्रेजों ने इस देश को जीता था, कॉन्कर किया था इंडिया को, इतना खून अपना बहा के, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और न जाने कितनी म्यूटिनी में मारे गए, तो क्या वो ऐसा देश छोड़ देंगे विदाउट आर्म स्ट्रगल? सर कोई नहीं छोड़ता। सुनिए, अंग्रेज का वो राज था जिसमें उन्होंने जर्मनी फ्रांस तक को निपटा दिया था। आप वायलेंटली कैसे सामना करते हैं उनका? अरे यार मुझे बोलने तो दो यार, इतनी जल्दीबाजी नहीं करो। सुनो, ये आर्म स्ट्रगल डेवलप होने में टाइम लगता है। ये एक दिन में मैं नहीं कह रहा, एक दिन में नहीं हो पाता, बल्कि अंग्रेजों ने तो टांग दिया उन सबको, भगत सिंह वगैरह। मगर वही मूवमेंट डेवलप करके एक रियल रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में डेवलप करता। गांधी जी ने मोड़ दिया इनटू नॉनसेंसिकल डायरेक्शन, सत्याग्रह वगैरह, जो अगर वो उनकी चलती तो कभी अंग्रेज आते ही नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं 10 मिनट वो जाते ही नहीं। वो तो हुआ क्यों अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा? गांधी से कोई मतलब नहीं था। वो इसलिए छोड़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अटैक किया हिंदुस्तान पे, सॉरी इंग्लैंड पे, और शायद कॉन्कर कर लेते, जीतते थे इंग्लैंड को, मगर अंग्रेज़ों ने मांगी हेल्प अमेरिका से, अमेरिका ने हेल्प दी, तब जाके अंग्रेज बचे। मगर अमेरिका ने जो हेल्प दी वो स्ट्रिंग्स उन्होंने कंडीशन लगाई कि आप इंडिया को लिबरेट करेंगे। क्योंकि देखिए उस टाइम इंडिया वाज
सोल मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश, अमेरिकन इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो दे वांटेड अ मार्केट फॉर देयर गुड्स, फॉर देयर डेवलपिंग इंडस्ट्री। दे वांटेड कि इंडिया ओपन अप हो जाए, इट शुड नॉट बी सोल monopoly of British, it should be opened up for American investment also. This is independence. मुझे मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से, मैं डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली। और दूसरा मुझे ये भी लगता है सर, आपको गांधी को और पढ़ना चाहिए। मेरे को ये लगता है गांधी आपको समझ ही नहीं आए। ठीक है, आपकी अपनी व्यू है, आप अपने व्यू में रहिए। डोनाल्ड ट्रंप कल ये कह रहा था कि हिंदुस्तान की मार्केट है, वहां पे कुछ नहीं बिकेगा, और आप बता रहे हो आज से 70-75 साल पहले की, जहाँ पे लोगों के पास जूते नहीं थे खरीदने के लिए। चलिए, आपकी अपनी व्यू है, यू आर, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये और दूसरी बात मेरे को आप ये बताइए, आपका सार्काज़म लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपका सार्काज़म इतना तीखा है, उतनी बुद्धि विकसित नहीं है। मैं क्या करूं? मैं मजाक में मैं अक्सर मजाक करता हूं, मगर फिर मैं डिलीट करना पड़ता है। मैं अक्सर मैं पोस्ट डाल देता हूं एक मजाक में, मगर वो भाई, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सुनिए, मैंने मजाक में कहा कि ये पाकिस्तानी मांग रहे हैं कश्मीर, तो हमको कहना चाहिए हम कश्मीर देंगे इस शर्त पे बिहार भी साथ ले जाओ। अब ऑब्वियसली इट वाज अ जोक। मैं कौन हूँ? मैं रिटायर्ड आदमी, मैं कौन हूँ बिहार को पाकिस्तान देने वाला? और मेरी क्या है, पाकिस्तान को बिहार देने वाले? मैं अब बिहार को कैसे दे सकते? मैंने ये पंजाब और राजस्थान, तो आप इतना बेइज्जत क्यों करते रहते हो बिहार को? नहीं, मजाक साइड पर, जैसे जो कोई भी, सुनिए, तो क्या हुआ, अरे साहब, जो प्रतिक्रिया हुई बिहार में, सारे जुलूस मेरे खिलाफ निकाले गए, और मेरे पोस्टर पे कालक पोती गई, और मेरे एफजी पुतले जलाए गए, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मेरे खिलाफ बयान दिया, क्रिमिनल केस फाइल हो गया मेरे खिलाफ। तो वो तो समझिए, पुलिस, बिहार की पुलिस को ज्यादा अकल है, सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा, वो समझ गए कि मैंने मजाक किया, समझे। Rather than the chief minister? मैं पहुंचा वहां पे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा उसी जमाने में, तो मीरा कुमार भी वहां मिली पैसेंजर लाउंज में, वो कहीं और जा रही थी, अपने जो स्पीकर भी, आई नो जगजीवन राम जी की बेटी। हाँ, तो वो बिहार की हैं। तो मैंने कहा, मीरा जी, मैंने मजाक किया था, आप लोग इतना बुरा मान? तो हंसने लगे, बोली, काजू साहब, अब कुछ दिन तक आप बिहार मत जाइएगा। मैंने कहा, वही नहीं कि वहाँ मेरे अभी तक पुतला जलाया गया, मुझे जला देंगे। तो भैया मैंने माफी मांगी। फिर मैंने मजाक में एक बार डाला कि उड़िया वालों ने कहा कि साहब आपने बिहार के बारे में लिखा, हमारे बारे में कुछ कहिए। तो मैंने वो फेसबुक पे डाला, और कुछ नहीं, मैंने ये डाला कि देखिए, जब से एम्परर अशोक ने पिटाई करी है उड़िया वालों की, बैटल ऑफ कलिंग में, क्या 280 BC या कब, तब से ये उड़िया वालों का बिल्कुल होश उड़ा हुआ है। दे आर डिप्रेस्ड पीपल, इस तरह की मैंने डाल दी। और अब ये जाते हैं वहाँ जगन्नाथ मंदिर में, प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ से फॉर रिवेंज अगेंस्ट द बिहारीज। अरे मैंने मजाक में डाल दिया, अरे वहाँ पे जुलूस निकलने लगे मेरे खिलाफ उड़ीसा में, कि है वो अटेंशन सीकर तो हो गए हो आप। अरे भाई, मैं मजाक करता हूँ, मैं मजाक ना करूँ कभी, हमेशा सीरियस रहूँ। अरे कोई जोक, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं अक्सर। एक बार मैंने क्या कहा, एक बार सरदारों पे जोक कर दिया कि मैंने कहा, ऐसा था, एक सरदार जी को एक इनविटेशन मिला एक पार्टी में, डिनर पार्टी में, और इनविटेशन कार्ड पे लिखा था ब्लैक टाई ओनली। तो सरदार जी जब पहुंचे पार्टी में, देखा लोग पैंट और शर्ट भी पहने हुए थे, वो सिर्फ ब्लैक टाई पहन के गए थे, न शर्ट न पैंट, नंगे। अच्छा, अरे डाल दिया मजाक। अच्छा, इट वाज अ जोक। अरे साहब, वो केस चल गया सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन फाइल हो गई कि साहब सरदारों की बेइज्जती की जा रही है। खैर, वो सब खत्म। कहने का मतलब, लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं यार, इट इज डेंजरस टू जोक, क्योंकि अकल ही नहीं है। अभी भी तो आप जोक करते रहते हो हर दिन, पता नहीं ट्विटर पे क्या क्या लिखते हो आप, फेसबुक पे भी अक्सर गाने भी डेडिकेट करते रहते हो आप। अक्सर मैं करता रहता हूँ, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप। यहाँ लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। आपको नहीं लगता आप अटेंशन सीकर हो गए हो? मुझे देखिए, एक ही मेरे बारे में आप समझ लीजिए, आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बड़ा सेक्लूडेड आदमी हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है अटेंशन की। आई एम नॉट अ पब्लिसिटी सीकर और पॉपुलैरिटी सीकर।
मैं यहाँ फ्लैट में बैठा रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ, बस अपने थोड़ा कंप्यूटर पे कुछ आर्टिकल लिख दिया। आई हैव नो डिजायर टू सीक पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी, मगर अगर पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी मेरे पीछे पीछे दौड़े तो मैं क्या करूँ भाई? मैंने नहीं, मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं आई वांट टू बी अवे फ्रॉम पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी, बट मैं देखिए, मैं विचार अपने रखना नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे देश के नहीं, तो उसी से मुझे आ जाती है पब्लिसिटी। मैं अपने देश के हित में जो बात समझता हूँ वो कहूँगा। अब उससे मुझे आप कहें कि आप अटेंशन सीकर हैं तो कहिए भाई, आप, मैं आपको रोक तो सकता नहीं, मगर मेरे अटेंशन सीक करने की कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं देश के हित में जो है वो बात कहता हूँ, अक्सर बड़ी सीरियस बातें मैं कहता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग को ये बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए कि आपके मेन प्रॉब्लम्स आर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर। इसको हटाने के लिए आपको एक यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, तभी ये सब हटेंगे। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनाने के लिए आपको एक विशाल जन संघर्ष करना पड़ेगा 15-20 साल का, क्योंकि बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हैं जो नहीं चाहती हैं आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बने। आजकल क्या पढ़ रहे हो आप? आखिरी क्वेश्चन, क्या पढ़ रहे हो? अब जैसे मैंने बलूचिस्तान पे लिख दिया कि वो आज़ादी मांग रहे हैं, तो मैंने सपोर्ट किया बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान फर्जी मुल्क है। पाकिस्तान है नो कंट्री। पाकिस्तान क्या है? वो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, ये दिस वाज पार्ट ऑफ इंडिया सिंस मुगल टाइम्स। ये बंटवारा अंग्रेजों की बदमाशी थी। मैं हर पाकिस्तानी को इंडियन मानता हूँ। मैंने पाकिस्तानियों से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता हूँ बोलो, जब मैं तुमको अपना हमवतन मानता हूँ। हाउ कैन यू बी माई एनिमी? बट मैं ये कहूँगा, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, कि पाकिस्तान फर्जी मुल्क है, कोई मुल्क नहीं है। ये बंटवारा बदमाशी थी अंग्रेजों की, और फिर से हम रीयूनाइट होंगे। उसमें वक्त लगेगा, बट इट इज इनएविटेबल। आपकी हाइट क्या है? 6'4"? हाँ। इनकी 6'2" है। हाँ बताए। तो काबू में नहीं आओगे आप? अच्छा चलिए, अब मेरी बीवी खाने पे बुला रही है मुझे, अब आप